वाह, यह एक बेहतरीन विचार है। मैं आपको ये पूरी कहानी, जो हमारे 3 महान शहीदों मार्टर्स भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में है, सबसे सरल हिंदी भाषा में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं। आपकी समझ एकदम क्रिस्टल क्लियर स्पष्ट हो जाएगी। शहीदी दिवस, शहीदी दिवस 23 मार्च 1931। सबसे पहले आपके सवाल का मुख्य जवाब आंसर समझते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हैंगिंग दी गई थी। यह तारीख डेट थी 23 मार्च 1931, मार्च 23, 1931। यह तारीख भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और दुखद तारीखों में से एक है, क्योंकि इसी दिन हमारे 3 जवान हीरो शहीद मार्टर्स हुए थे। बाकी जो तारीखें दी गई हैं 1932, 1933, 1934, वे सब गलत हैं। पहली घटना, असेंबली हॉल में बम, असेंबली बॉम्बिंग। यह कहानी 8 अप्रैल 1929, अप्रैल 8, 1929 से शुरू होती है। 1. विरोध का कारण, रीजन फॉर प्रोटेस्ट। उस समय भारत पर अंग्रेजों, ब्रिटिश का राज था। वे 2 बहुत ही खराब कानून एक्ट्स बनाने वाले थे। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, व्यापार विवाद अधिनियम। ये कानून ऐसे थे कि इनसे अंग्रेजों को भारतीयों को चुप कराने और मजदूरों के विरोध प्रोटेस्ट को रोकने की बहुत ज्यादा ताकत मिल जाती। उदाहरण एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके स्कूल के हेडमास्टर ऐसा नियम बना दें कि अगर बच्चों को कोई शिकायत हो तो वे आपस में बात भी नहीं कर सकते। भगत सिंह ने कहा, यह गलत है। 2. बम फेंकने की योजना, द बॉम्ब प्लान। इन्हीं खराब कानूनों का विरोध प्रोटेस्ट करने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्ता ने दिल्ली में जहां कानून बन रहे थे, उस जगह को असेंबली हॉल कहते थे, वहां एक योजना बनाई। उन्होंने एक ऐसा बॉम्ब इस्तेमाल किया जिसकी तीव्रता इंटेंसिटी बहुत कम लो थी। 3. मकसद, द गोल। इस बम को बनाने का मकसद किसी को मारना नहीं था। भगत सिंह ने जानबूझकर ऐसा बम बनाया था जो सिर्फ आवाज करे। उन्होंने ऐसी जगह बम फेंका जहां कोई बैठा नहीं था, ताकि कोई मौत ना हो, नो डेथ्स। उनका मकसद सिर्फ एक था, अंग्रेजों को उनकी बात सुनवाना। इसलिए उन्होंने बम के साथ कुछ कागज के पर्चे, लीफलेट्स भी फेंके जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए आवाज बहुत तेज होनी चाहिए। यानी अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो हमें इतना जोर से चिल्लाना होगा कि उन्हें सुनाई दे। अदालत में आत्मसमर्पण, वॉलंटरी सरेंडर एंड ट्रायल। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं, डिड नॉट रन अवे। 1. जानबूझकर गिरफ्तारी, पर्पसफुल अरेस्ट। उन्होंने वहीं खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और पुलिस को खुद को गिरफ्तार, अरेस्ट करने दिया, जिसे स्वैच्छिक आत्मसमर्पण, वॉलंटरीली सरेंडर्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगत सिंह जानते थे कि जब वे कोर्ट में जाएंगे तो ये खबर पूरे भारत के अखबारों, न्यूज़पेपर्स में छपेगी। उनके लिए कोर्ट की कार्यवाही, ट्रायल एक बड़ा मंच, बिग स्टेज था, जहां से वे अपने आजादी के विचारों को पूरे देश में फैला सकते थे। 2. लगाया गया आरोप, द चार्ज। अंग्रेजों ने उन पर हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर का गंभीर आरोप लगा दिया। हालांकि इस केस में उन्हें फांसी हैंगिंग नहीं हुई। असली सजा का कारण, लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस मिली, वो असेंबली बम कांड, असेंबली बॉम्बिंग के कारण नहीं थी, बल्कि एक और पुरानी घटना के कारण थी। 1. अधिकारी की हत्या, मर्डर ऑफ एन ऑफिसर। असल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या का आरोप लगा था। यह घटना 17 दिसंबर 1928, दिसंबर 17, 1928 की थी। क्यों मारा? एक बड़े नेता लाला लाजपत राय को पुलिस ने विरोध प्रदर्शन, प्रोटेस्ट के दौरान इतना पीटा था कि उनकी मौत हो गई थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने इसका बदला, रिवेंज लेने का फैसला किया। वे असल में जेम्स स्कॉट नामक अधिकारी को मारना चाहते थे, जिसने लाला जी को पीटने का आदेश दिया था, लेकिन गलती से उन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया। 2. केस का नाम, नेम ऑफ द केस। सॉन्डर्स की हत्या के मामले को ही लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर कंस्पिरेसी केस कहा गया। इसी केस में तीनों को मौत की सजा, डेथ सेंटेंस सुनाई गई। 3. वाइसराय की जल्दबाजी, वाइसरॉयज हेस्ट। उस समय भारत के सबसे बड़े ब्रिटिश अधिकारी को वाइसरॉय कहते थे। लॉर्ड इरविन उस समय वाइसराय थे। उन्होंने 1930 में इस केस की सुनवाई को हेसेंट करवा दिया। अंग्रेज चाहते थे कि इन तीनों को जल्दी से जल्दी फांसी दे दी जाए, क्योंकि देश का हर युवा इनसे बहुत प्रभावित हो रहा था और वे क्रांति, रेवोल्यूशन को रोकना चाहते थे। 4. सजा की तारीख, ओरिजिनल डेट।
पहले उनकी फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 मार्च 24, 1931 तय की गई थी। आखिरी रात और देश का गम, द फाइनल सीक्रेट एंड नेशनल ग्रीफ। फांसी से पहले क्या हुआ, यह सबसे दुखद है। 1. महात्मा गांधी का प्रयास, गांधीज एफर्ट्स। महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी, जो अहिंसा नॉन वायलेंस में विश्वास रखती थी, उन्होंने भी इन तीनों की जान बचाने की कोशिश की। गांधी जी ने वायसराय इरविन से मिलकर सजा को माफ करने, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की अपील की। नतीजा, रिजल्ट, उनके सभी प्रयास व्यर्थ, इन वेन गए। अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी। 2. तारीख में बदलाव, चेंज इन डेट। अंग्रेज जानते थे कि 24 मार्च को अगर इन नायकों को फांसी दी गई तो देश में बहुत बड़ा दंगा, रायट और विरोध होगा। इसलिए चुपके से 17 मार्च को उन्होंने एक टेलीग्राम भेजकर फांसी की तारीख को एक दिन पहले कर दिया। अंतिम क्षण, द फाइनल मोमेंट। तीनों को तय तारीख 24 मार्च की जगह एक दिन पहले 23 मार्च 1931 की शाम को चुपचाप फांसी दे दी गई। 3. देश पर असर, इफेक्ट ऑन द कंट्री। जब देश को अगली सुबह इस खबर का पता चला तो पूरे भारत में गहरा दुख, ग्लूमी साइलेंस छा गया। इन तीनों की बहादुरी और बलिदान, सैक्रिफाइस ने हर भारतीय को यह सिखा दिया कि आज़ादी कितनी जरूरी है। वे मरकर भी अमर हो गए और भारत की आज़ादी के संघर्ष को एक नई ऊर्जा, एनर्जी दी। Of course, I can absolutely translate and explain all this information for you in the simplest Hindi, making sure your concepts are crystal clear. We will keep the technical or specific historical terms in English so you learn the correct terminology, and explain everything like you are a small kid, learning a new, exciting story. Here is the deep explanation in paragraphs, covering every single part of your original text and the detailed explanation. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला मुस्लिम शहीद, फर्स्ट मुस्लिम मार्टर। 1. सवाल, क्वेश्चन और जवाब, आंसर को समझना। हमारा मुख्य क्वेश्चन ये था कि इंडियन फ्रीडम के लिए हैंग्ड होने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे। यह सवाल अक्सर यूपी लोअर सब प्री 2004 जैसे सरकारी एग्जाम्स में आता है। आपके पास 4 ऑप्शंस थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाक उल्लाह खान और अजीजुद्दीन। मोहम्मद अली और शौकत अली बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे जो खिलाफत मूवमेंट से जुड़े थे, लेकिन इन्हें कभी हैंग्ड नहीं किया गया, इसलिए ये दोनों इनकरेक्ट हैं। करेक्ट आंसर है सी, अशफाक उल्लाह खान। 2. अशफाक उल्लाह खान का बलिदान, सैक्रिफाइस। अशफाक उल्लाह खान वो पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे जिन्हें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सेंटेंस टू डेथ, फांसी की सजा दी गई थी। जन्म, बर्थ, उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश यूपी के शाहजहांपुर शहर में हुआ था। सोचिए, वो भी आपके ही प्रदेश स्टेट के थे। शहादत की तारीख, मार्टरडम डेट, उन्हें 19 दिसंबर 1927 को हैंग्ड किया गया था। ये उनकी मार्टरडम डे, शहादत दिवस है। उम्र, एज, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 27 ईयर्स, 27 साल थी। वो बहुत जवान थे, लेकिन उनका देश प्रेम बहुत मजबूत था। फांसी की जगह एग्जीक्यूशन प्लेस, उन्हें फैजाबाद जेल, अब अयोध्या में फांसी दी गई थी। उनके काम का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ हिज वर्क। अशफाक उल्लाह खान एक रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी थे। वह मानते थे कि आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ना होगा। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA नाम की संस्था के की मेंबर थे। सबसे बड़ी घटना, बिगेस्ट इवेंट, वो काकोरी कंस्पिरेसी केस, काकोरी कांड के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 9 अगस्त 1925 को उन्होंने अपने हिंदू दोस्त रामप्रसाद बिस्मिल और दूसरे साथियों के साथ मिलकर काकोरी के पास एक ट्रेन को रोका और उसमें रखे ब्रिटिश सरकार के पैसे लूट लिए। यह पैसा उन्हें हथियार, गन्स खरीदने के लिए चाहिए था ताकि वे और मजबूती से लड़ सकें। सबसे प्यारा संबंध, डियरेस्ट रिलेशनशिप, अशफाक उल्लाह खान और रामप्रसाद बिस्मिल की दोस्ती, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वे दोनों एक दूसरे को भाई मानते थे और एक ही मकसद, गोल के लिए लड़े। 3. 1857 के विद्रोह, रिवोल्ट का दूसरा पहलू, अदर एस्पेक्ट। आपके एक्सप्लेनेशन में यह भी बताया गया है कि अगर हम 1857 रिवोल्ट, 1857 का विद्रोह या पहली आज़ादी की लड़ाई को भी गिनती में लें तो जवाब बदल सकता है।
क्या हुआ था? What happened? 1857 में भारत के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जब ब्रिटिशर्स ने इस लड़ाई को रोका, सप्रेसिंग द दिल्ली रिवोल्ट, तब उन्होंने बहुत सारे लोगों को, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे, इमीडिएटली तुरंत हैंग कर दिया था। अजीजुद्दीन के बारे में क्या? What about अजीजुद्दीन? आपके टेक्स्ट में अजीजुद्दीन नाम के मुगल प्रिंस, मुगल राजकुमार का जिक्र है जिन्हें दिल्ली गेट पर हैंग किया गया था। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, संकल्पना स्पष्टता। बेटा, यहां पर एक टेक्निकल डिफिकल्टी, तकनीकी कठिनाई है। 1857 में इतने लोगों को इतनी जल्दी मारा गया था कि हिस्टोरियंस, इतिहासकारों के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि पहले मुस्लिम या हिंदू कौन थे। बहुत से लोग तो बिना किसी नाम के पेड़ों से लटका दिए गए थे। इसलिए अजीजुद्दीन का नाम एक पहले व्यक्ति के तौर पर पक्का कन्फर्म्ड नहीं माना जाता। सबसे पक्का तथ्य, द मोस्ट सॉलिड फैक्ट, इतिहासकार मानते हैं कि दिल्ली में ब्रिटिश अफसर मेजर विलियम हॉडसन ने 3 मुगल प्रिंसेस, मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजर सुल्तान और मिर्जा अबू बख्त को शॉट डेड, गोली मारकर हत्या किया था, न कि हैंग्ड। 4. अंतिम और सबसे सरल निष्कर्ष, फाइनल एंड सिंपलेस्ट कंक्लूजन। अगर सवाल इंडियन फ्रीडम की 1900 की लड़ाई के बारे में है तो बिना शक के आपका जवाब अशफाक उल्लाह खान होगा। अगर सवाल 1857 रिवोल्ट के बारे में आता है तो आप कह सकते हैं कि उस समय हजारों लोगों को मारा गया था और पहले व्यक्ति का नाम बताना इम्पॉसिबल, असंभव है। तो अशफाक उल्लाह खान ही सबसे करेक्ट और रिकॉर्डेड नाम है। अब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया है। आपको और क्या जानना है? वाह! अब हम इस पूरी एक्सप्लेनेशन को सबसे सरल हिंदी में समझेंगे, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और मैं आपकी सबसे अच्छी टीचर हूं। हम एक भी बात नहीं छोड़ेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। कानपुर षड्यंत्र केस, कानपुर कंस्पिरेसी केस 1924 की विस्तृत व्याख्या। सबसे पहले जिस सवाल का जवाब हमने ढूंढा वो था, कानपुर कंस्पिरेसी केस ऑफ 1924 से कौन जुड़े हुए नॉट थे? इसका जवाब है M.A. अंसारी। M.A. अंसारी। Explanation. व्याख्या। M.A. अंसारी एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर, राष्ट्रवादी नेता थे। वह इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और प्रेसिडेंट भी बने थे। वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वह कम्युनिस्ट नहीं थे। दूसरी ओर मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी, ये तीनों भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के सबसे बड़े फाउंडर्स, संस्थापक में से थे और इसलिए इस केस में फंसे थे। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 क्या था? पैराग्राफ 1, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि और ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का डर। ये बात 1924 की है, जब भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार का राज था। रशिया रूस में 1917 में एक बड़ी रेवोल्यूशन क्रांति हुई थी, जहां गरीब मजदूरों और किसानों ने वहां के राजा को हटाकर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, साम्यवादी सरकार बना ली थी। ये कम्युनिस्ट विचार भारत में भी तेजी से फैल रहा था। ब्रिटिशर्स को बहुत डर लगा कि अगर भारत के लाखों मजदूर और किसान कम्युनिज्म को अपना लेंगे तो उनकी पावर शक्ति खत्म हो जाएगी। इसी इंक्रीजिंग पावर, बढ़ती हुई ताकत को रिप्रेस दबाने के लिए उन्होंने एक चाल चली। पैराग्राफ 2, द कंस्पिरेसी, षड्यंत्र और ट्रायल, मुकदमा। ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये कम्युनिस्ट लीडर्स, कम्युनिस्ट नेता एक सीक्रेट प्लान, गुप्त योजना यानी कंस्पिरेसी, षड्यंत्र बना रहे हैं ताकि वे किंग ऑफ इंग्लैंड के राजा के खिलाफ वॉर, जंग छेड़ सकें और उनकी सरकार को हटा सकें। जबकि सच ये था कि ये नेता बस लोगों को कम्युनिस्ट आइडियाज सिखा रहे थे। इस इलीगल, गैरकानूनी चार्ज आरोप के आधार पर कुछ कम्युनिस्ट लीडर्स को कानपुर शहर में पकड़कर उन पर ट्रायल मुकदमा चलाया गया। इसीलिए इसे कानपुर कंस्पिरेसी केस नाम दिया गया। यह केस मामला इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट को शुरू में ही रोकने का पहला बड़ा सरकारी प्रयास था। अभियुक्तों की सूची, लिस्ट ऑफ अक्यूज्ड और मुख्य लोग। पैराग्राफ 3, द मेन अक्यूज्ड, मुख्य अभियुक्त। आपके दिए गए ओरिजिनल टेक्स्ट मूल पाठ में 13 पर्सन्स के नाम दिए गए हैं जिन पर ब्रिटिशर्स ने शक किया था या जिन्हें वे फंसाना चाहते थे। लेकिन एक्चुअल ट्रायल, वास्तविक मुकदमे में सिर्फ 8 लोगों पर चार्ज आरोप लगा और इनमें से 4 लोगों को ही पकड़ा गया, जेल भेजा गया और सजा दी गई। ये 4 नाम हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये अर्ली कम्युनिस्ट लीडर्स थे। 1. S.A. Dange, S.A. Dange. 2. Muzaffar Ahmad. 3. Shaukat Usmani. 4. Nalini Gupta. एग्जाम्पल, उदाहरण, आप इन 4 को भारतीय कम्युनिज्म की शुरुआती टीम मान सकते हैं जिन्हें ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट, गिरफ्तार करके मैदान से बाहर करना चाहा। पैराग्राफ 4, अदर इंपॉर्टेंट नेम्स, अन्य महत्वपूर्ण नाम।
M.N. रॉय, M.N. रॉय। ये इस कंस्पिरेसी के सबसे बड़े मास्टरमाइंड दिमाग माने गए, लेकिन ये उस समय इंडिया भारत में नहीं थे, ये विदेश में थे, इसलिए इन्हें 1924 के ट्रायल में सजा नहीं मिली। सत्यभक्त ये नाम खास है। ये उन लोगों में थे जिन्होंने इस केस के बाद 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI बनाने की कोशिश की, ताकि ये पार्टी लीगल कानूनी तरीके से काम कर सके। बाकी नाम जैसे गुलाम हुसैन, M. सिंगारावेलू और संपूर्णानंद भी शुरुआती दौर में कम्युनिस्ट विचारों से जुड़े थे, लेकिन ट्रायल का मुख्य फोकस पहले 4 लोगों पर रहा। परिणाम, रिजल्ट और असर, इम्पैक्ट। पैराग्राफ 5, अनएक्सपेक्टेड पब्लिसिटी, अप्रत्याशित प्रसिद्धि। ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि वे इन नेताओं को जेल भेजकर कम्युनिज्म को खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। जब ये ट्रायल अखबारों में छपा तो लोगों को पता चला कि कम्युनिस्ट कौन होते हैं और वे क्या चाहते हैं। इस केस मामले की वजह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, साम्यवादी विचारधारा को भारत में बहुत ज्यादा पब्लिसिटी, प्रसिद्धि मिली। जेल जाने वाले नेता देश के लिए मार्टर, शहीद जैसे माने जाने लगे और लोग उनके विचारों की तरफ और ज्यादा आकर्षित हुए। फाइनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अंतिम स्पष्टता। कानपुर कंस्पिरेसी केस 1924 वो पहला लैंडमार्क इवेंट, मील का पत्थर था, जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनिज्म को भारत में एक बड़ा खतरा माना और उसे रोकने के लिए लॉ कानून का इस्तेमाल किया। यह एक्सप्लेनेशन आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब आप इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानते हैं। वाह, अब हम इस पूरी जानकारी को हिंदी में समझेंगे, और वो भी सबसे सरल तरीके से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मैं आपको एक छोटे बच्चे की तरह पढ़ाऊंगा, जैसे आप कहानी सुन रहे हैं। क्रांतिकारी षड्यंत्र केस, रेवोल्यूशनरी कंस्पिरेसी केसेस। 1. प्रश्न और उत्तर का सरल विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले आपने हमें एक सवाल और उसका जवाब दिया। सवाल ये पूछ रहा था कि नीचे दिए गए 4 पेयर्स, जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी इनकरेक्टली मैच्ड, गलत तरीके से मिली हुई है। केस, पर्सन, व्यक्ति, दिल्ली कंस्पिरेसी केस। अमीर चंद, ककोरी कंस्पिरेसी केस। अशफाकवाला, लाहौर कंस्पिरेसी केस। जतीन दास, नासिक कंस्पिरेसी केस। रास बिहारी बोस। सरकारी जवाब था रांडी यानी नासिक कंस्पिरेसी केस माइनस रास बिहारी बोस की जोड़ी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रास बिहारी बोस असल में दिल्ली कंस्पिरेसी केस के चीफ प्लानर, मुख्य योजनाकार थे, और नासिक कंस्पिरेसी केस में शामिल होने वाले व्यक्ति का नाम अनंत लक्ष्मण करकरे था। यह बिल्कुल वैसी बात है जैसे आप कहें कि क्रिकेट मैच सचिन तेंदुलकर ने नहीं बल्कि विराट कोहली ने खेला था, माइनस दोनों खिलाड़ी हैं, लेकिन काम अलग अलग समय पर किया, इसलिए ये जोड़ी गलत है। 2. 4 प्रमुख केसों की गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ 4 मेजर केसेस। चलिए अब इन चारों ऐतिहासिक घटनाओं, हिस्टोरिकल इवेंट्स को गहराई से समझते हैं। ए. दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली कंस्पिरेसी केस 1912। ये एक बहुत बड़ी बॉम्बिंग प्लॉट, बम फेंकने की योजना थी। उस समय भारत का सबसे बड़ा ब्रिटिश अधिकारी, जिसे वायसराय कहते थे, वो था लॉर्ड हार्डिंज। जब ब्रिटिश सरकार अपनी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ला रही थी, तब रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों ने उसे मारने की योजना बनाई। घटना, द एक्शन। 1912 में जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस, परेड दिल्ली से गुजर रहा था, तब उस पर बम फेंका गया। वायसराय घायल हो गया, लेकिन मरा नहीं। योजनाकार, द प्लानर, इस पूरे प्लॉट के मास्टरमाइंड या मुख्य योजनाकार थे रास बिहारी बोस। गिरफ्तार व्यक्ति, दी अरेस्टेड। इस कंस्पिरेसी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण मास्टर अमीर चंद को गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी दी गई। उदाहरण, कल्पना कीजिए स्कूल में कोई बड़ा प्रोग्राम है और एक बच्चा शरारत की योजना बनाता है।
रस बिहारी बोस वो बच्चा था जिसने योजना बनाई और अमीर चंद वो बच्चा था जिसने उस योजना को पूरा करने में मदद की। बी काकोरी षड्यंत्र केस, ककोरी कंस्पिरेसी केस 1925। यह कोई चुपके से की गई योजना नहीं थी, बल्कि एक बोल्ड एक्शन, साहसी कार्य था। क्या था यह? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नाम के एक क्रांतिकारी संगठन द्वारा की गई एक ट्रेन रॉबरी, ट्रेन डकैती थी। मकसद, द गोल, क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए हथियार खरीदने थे। इसलिए उन्होंने सरकारी खजाना, ट्रेजरी मनी ले जा रही एक ट्रेन को रोका और वो पैसा लूट लिया। मुख्य नायक, द की हीरो, इस घटना में शामिल एक बहुत प्रसिद्ध रेवोल्यूशनरी थे, अशफाकुल्ला खान। वो अपने दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल के साथ इस डकैती में शामिल थे। बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया और फांसी दे दी गई। उदाहरण, आपके पास कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं और आप किसी ऐसे खजाने से पैसा लेते हैं जो आपको लगता है कि आपका हक है, ताकि आप उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। सी लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर कंस्पिरेसी केस 1929। इस केस में कई घटनाएं शामिल थीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम था भगत सिंह और उनके साथियों का। मुख्य व्यक्ति, द की फिगर, जतिन दास। जतिन दास इस केस से जुड़े हुए थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनका योगदान, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, जेल में भारतीय कैदियों, इंडियन प्रिजनर्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। इसके विरोध में जतिन दास ने हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने 63 दिनों तक खाना नहीं खाया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी यह सैक्रिफाइस, बलिदान, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, प्रेरणा बनी। उदाहरण, जैसे आप अपने क्लास के नियमों को बदलने के लिए तब तक खाना नहीं खाते जब तक आपकी बात मानी न जाए। जतिन दास ने ऐसा ही देश के लिए किया। डी नासिक षड्यंत्र केस, नासिक कंस्पिरेसी केस 1909। ये वो केस है जिसकी जोड़ी सवाल में गलत थी। मुख्य घटना, द मेन इवेंट, यह AMT जैक्सन नाम के एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी की मर्डर, हत्या से जुड़ा हुआ है। हत्यारा, द किलर, इस जिलाधिकारी को गोली मारने वाले व्यक्ति का नाम अनंत लक्ष्मण करकारे था। नासिक केस की जड़, द रूट ऑफ नासिक केस, क्रांतिकारी संगठन, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। अनंत लक्ष्मण करकरे एक गुप्त समूह, सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य थे, जिसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी। संस्थापक, द फाउंडर, ये सोसाइटी 1904 में VD सावरकर द्वारा शुरू की गई थी। परिणाम, द रिजल्ट, इस हत्या के बाद ब्रिटिश सरकार ने जांच की और इस समूह के 27 सदस्य को दोषी पाया और उन्हें सजा दी गई। ये जोड़ी क्यों गलत थी? नासिक कंस्पिरेसी केस से जुड़ा सही नाम अनंत लक्ष्मण करकरे है। दिल्ली कंस्पिरेसी केस से जुड़ा सही नाम रास बिहारी बोस है। इसलिए नासिक कंस्पिरेसी केस रास बिहारी बोस का पैर पूरी तरह से इनकरेक्ट, गलत है। इस तरह आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। अब आप इस विषय में किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या आप VD सावरकर और उनकी अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में और जानना चाहेंगे? वाह, यह बहुत अच्छा है कि आप इस महत्वपूर्ण विषय को हिंदी में भी समझना चाहते हैं। मैं आपकी शिक्षिका हूं और हम इसे सबसे सरल हिंदी में समझेंगे, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट, विचार, अवधारणा एकदम क्रिस्टल क्लियर, शीशे की तरह साफ हो जाए। हम आपकी दी गई सारी जानकारी को शामिल करेंगे। मीरठ कंस्पिरेसी केस, मेरठ षड्यंत्र केस, पूरा और सरल विवरण। परिचय और मुख्य प्रश्न, इंट्रोडक्शन एंड मेन क्वेश्चन। ये मीरठ कंस्पिरेसी केस, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 1933 के बीच चला था। इस पर सवाल ये था कि किस ट्रायल मुकदमे को पूरी दुनिया में इतनी पब्लिसिटी, प्रसिद्धि मिली कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, प्रसिद्ध लेखक H.G. वेल्स, राजनीतिक विचारक हैरोल्ड लास्की और अमेरिका के बड़े नेता रूजवेल्ट जैसे लोग भी कॉन्विक्ट दोषियों के समर्थन में बोले। इसका सीधा उत्तर है मीरठ कंस्पिरेसी केस। इन बड़े लोगों का सिंपैथेटिक कमेंट्स, सहानुभूति भरे विचार देना दिखाता है कि दुनिया ने इस ट्रायल को अनजस्ट, अन्यायपूर्ण माना। केस की शुरुआत और आरोपी, द स्टार्ट ऑफ द केस एंड द अक्यूज्ड। मार्च 1929 में लॉर्ड इरविन की ब्रिटिश सरकार ने 31 लेबर लीडर्स, श्रम नेताओं को गिरफ्तार किया। ये नेता वर्किंग क्लास मूवमेंट, मजदूर वर्ग के आंदोलन से जुड़े थे। वे भारत में कम्युनिस्ट आइडियाज, साम्यवादी विचार फैला रहे थे और ट्रेड यूनियंस, मजदूर संघ बना रहे थे। ब्रिटिश सरकार को डर था कि ये लोग रेवोल्यूशन, क्रांति लाकर उनकी सत्ता राज को पलट देंगे। इसीलिए उन पर राजा के खिलाफ कंस्पिरेसी, षड्यंत्र, साजिश रचने का आरोप लगाया गया।
उदाहरण के लिए, जैसे अगर आपके स्कूल के सबसे होशियार और लोकप्रिय 31 छात्र मिलकर एक ऐसा प्लान बनाएं जो प्रिंसिपल को पसंद ना आए, तो प्रिंसिपल उन्हें अलग करके सजा देना चाहेगी। ब्रिटिश सरकार ने भी यही किया। प्रमुख आरोपी की अक्यूज लीडर्स। गिरफ्तार किए गए 31 लोगों में ये नाम सबसे खास थे आपकी जानकारी के अनुसार। 1. मुजफ्फर अहमद और ऐसे डेंज ऐसे डांगे। ये भारत में कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी पार्टी के बहुत बड़े संस्थापक और नेता थे। 2. शौकत उस्मानी एक और प्रमुख कम्युनिस्ट नेता। 3. फिलिप स्प्रैट और बेन ब्रैडली ये दोनों ब्रिटिश सिटीजन्स ब्रिटिश नागरिक थे और भारत में मजदूरों को संगठित करने आए थे। इनके होने की वजह से ये मुकदमा इंग्लैंड और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल न्यूज़ अंतर्राष्ट्रीय समाचार बन गया। मुकदमे की अवधि और प्रभाव, ट्रायल ड्यूरेशन एंड इम्पैक्ट। ये ट्रायल बहुत लंबा चला, पूरे 3 years 3.5 साल। ये मार्च 1929 में शुरू हुआ और जनवरी 1933 तक चला। 1. वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी, पूरी दुनिया में प्रसिद्धि। इतने लंबे समय तक चलने के कारण ये केस लगातार खबरों में रहा। आरोपियों ने कोर्टरूम अदालत को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, राजनीतिक मंच बना लिया। उन्होंने अपने कम्युनिस्ट आइडियाज और ब्रिटिश राज की बुराइयों को खुलकर बताया। इससे उनके विचार भारत के युवाओं में और भी पॉपुलर प्रसिद्ध हो गए। 2. वर्किंग क्लास मूवमेंट का कमजोर होना, वीकनिंग ऑफ द वर्किंग क्लास मूवमेंट। भले ही इस केस को बहुत पब्लिसिटी मिली, लेकिन इसका एक बुरा असर भी हुआ। जब 31 बड़े लीडर्स इतने सालों तक जेल और कोर्ट कचहरी में फंसे रहे, तो वर्किंग क्लास मूवमेंट, मजदूर आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। 3. कन्विक्शन, दोषी ठहराना और अपील। शुरुआत में इन सभी नेताओं को कॉन्विक्ट दोषी ठहराया गया और उन्हें बहुत लंबी जेल की सजा दी गई। लेकिन दुनिया भर के विरोध और अपील के कारण बाद में इनकी सजाएं कम कर दी गईं और कई नेता 1933 के अंत तक जेल से बाहर आ गए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस ब्रिटिश सरकार की एक बड़ी भूल साबित हुआ। सरकार ने इन नेताओं को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसने उन्हें इंटरनेशनल स्टेज, अंतर्राष्ट्रीय मंच दे दिया। इस ट्रायल ने भारतीय नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में सोशलिस्ट, समाजवादी और कम्युनिस्ट, साम्यवादी विचारों की जड़ें और भी मजबूत कर दी। इस हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना ने साफ कर दिया कि भारत में सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं चल रही थी, बल्कि मजदूरों और गरीबों के अधिकारों की लड़ाई भी चल रही थी। हाँ, बहुत बढ़िया। अब हम आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन को सबसे सरल हिंदी में समझेंगे, जैसे मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। हम हर बात को और गहराई से समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। यहां पर दिए गए 4 कॉन्स्पिरेसी केसेस को याद रखना बहुत जरूरी है। हम उन्हें एक एक करके पढ़ेंगे और जो भी टेक्निकल वर्ड्स होंगे वो मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा ताकि आपको उनकी सही पहचान हो। 1. अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, 1908, 1909। यह भारत में पहला सबसे बड़ा बॉम्ब केस था जिसने रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दिया। इसकी शुरुआत एक बहुत ही सख्त ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट, न्यायाधीश डगलस किंग्सफोर्ड से हुई। ये साहब भारतीय प्रोटेस्टर्स को बहुत कठोर सजाएं देते थे। इसलिए अनुशीलन समिति नाम के रेवोल्यूशनरी ग्रुप ने, जिसके नेता बारिंद्र कुमार घोष थे, किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान बनाया। 2 बहुत बहादुर और जवान लड़के, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को मुजफ्फरपुर भेजा गया। उन्होंने 30 अप्रैल 1908 को एक गाड़ी पर बॉम्ब फेंक दिया, ये सोचकर कि उसमें किंग्सफोर्ड है। पर अफसोस, वहां 2 निर्दोष ब्रिटिश महिलाएं थीं जो मारी गईं। पुलिस ने तुरंत रेड छापा मारा और कोलकाता के मनिकताला इलाके के एक गार्डन हाउस पर कब्जा कर लिया जहां बॉम्ब्स बनते थे। इसलिए इसे मनिकताला बॉम्ब केस भी कहते हैं। की फिगर, मुख्य व्यक्ति, आईई औरोबिंदो घोष, अरविंद घोष। ब्रिटिशर्स को लगा कि ये पूरी साजिश के मास्टरमाइंड दिमाग हैं। आउटकम, नतीजा, खुदीराम बोस को हैंग्ड, फांसी दे दी गई। लेकिन औरोबिंदो घोष को उनके वकील चितरंजन दास ने इतनी शानदार तरीके से बचाया कि उन्हें एक्विटेड, निर्दोष बरी कर दिया गया। इसके बाद औरोबिंदो घोष ने पॉलिटिक्स छोड़कर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को अपना लिया। 2. हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, 1910, 1911। यह केस दिखाता है कि रेवोल्यूशनरीज को अपना काम करने के लिए पैसे की कितनी जरूरत होती थी। बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, क्रांतिकारियों को हथियार, गन्स और एक्सप्लोजिव्स, विस्फोटक खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। इसलिए उन्होंने अमीर लोगों या ब्रिटिश ठिकानों पर डकैती करना शुरू किया। इसे ही ब्रिटिश सरकार ने कंस्पिरेसी नाम दिया। स्पेसिफिक चार्ज, खास आरोप,
ब्रिटिश पुलिस ने जतींद्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें प्यार से बाघा जतिन भी कहते थे, और उनके साथियों पर हावड़ा के पास एक ट्रेन डकैती की योजना बनाने का आरोप लगाया। ब्रिटिश गोल, ब्रिटिश का लक्ष्य, उनका मकसद यह साबित करना था कि बाघा जतिन एक बड़ा गैंग चला रहे हैं जो ब्रिटिश सरकार को गिराने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज, आपराधिक गतिविधियां कर रहा है। आउटकम, नतीजा, जतींद्रनाथ मुखर्जी को लंबे समय तक जेल में रखा गया, पर ब्रिटिश सरकार कोई मजबूत सबूत नहीं दे पाई, इसलिए उन्हें और बाकी सभी लोगों को अक्विटेड बरी कर दिया गया। सरल एग्जाम्पल, कल्पना करो कि आप और आपके दोस्त अपनी कक्षा के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, खेल का सामान खरीदना चाहते हैं। आप लोग चंदा इकट्ठा करने का एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं, पर पुलिस आप पर चोरी का आरोप लगाती है। यहां बाघा जतिन उस ब्रेव लीडर की तरह थे जो देश के लिए पैसे जुटा रहे थे। 3. दिल्ली कंस्पिरेसी केस 1912। ये केस भारत में ब्रिटिश पावर शक्ति के सबसे बड़े सिंबल प्रतीक पर किया गया हमला था। बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, 1911 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में बदल दी। 23 दिसंबर 1912 को नए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग एक बहुत बड़ी और शानदार प्रोसेशन जुलूस में हाथी पर बैठकर दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। दी अटैक, हमला, एक बहुत ही चालाक रेवोल्यूशनरी रास बिहारी बोस ने इस जुलूस पर हमला करने का प्लान बनाया। दिल्ली के चांदनी चौक के पास भीड़ में से एक बॉम्ब फेंका गया जो वाइसरॉय के हाथी पर गिरा। की फिगर, मुख्य व्यक्ति, ऑफ आई, मास्टर अमीर चंद। इन्हें और इनके साथियों जैसे भाई बाल मुकुंद और अवध बहरी को इस बॉम्बिंग की साजिश में पकड़ा गया। द मास्टरमाइंड रास बिहारी बोस इस हमले के असली मास्टरमाइंड थे, पर वो पुलिस को चकमा देकर जापान भाग गए और वहीं से आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। आउटकम, नतीजा, लॉर्ड हार्डिंग घायल हुए पर बच गए, पर मास्टर अमी चांद और उनके 2 साथियों को हैंग्ड फांसी दे दी गई। 4. लाहौर कंस्पिरेसी केस 1931। ये केस भारतीय मार्टर्स, शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम से हमेशा याद रखा जाएगा। बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, यह मामला 2 बड़ी घटनाओं से जुड़ा है। 1. वेंजेंस, बदला, 1928। महान नेता लाला लाजपत राय को ब्रिटिश पुलिस ने प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन के दौरान इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह की रेवोल्यूशनरी पार्टी HSRA ने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस J.A. स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, पर गलती से उन्होंने दूसरे अफसर J.P. सॉन्डर्स को मार दिया। 2. प्रोटेस्ट विरोध 1929। कुछ बुरे ब्रिटिश लॉज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भगत सिंह और B.K. डट ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में एक बॉम्ब फेंका। उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाना था। द ट्रायल मुकदमा, ब्रिटिश सरकार ने सॉन्डर्स के कत्ल और असेंबली बॉम्बिंग दोनों को मिलाकर एक बड़ा मुकदमा चलाया जिसका नाम रखा गया लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। की फिगर्स, मुख्य व्यक्ति, IV राजगुरु इस केस में मुख्य अक्यूज्ड आरोपी थे, साथ में भगत सिंह और सुखदेव भी थे। आउटकम, नतीजा, इस मुकदमे ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हैंग्ड फांसी दे दी गई, जिससे वे भारत के सबसे महान मार्टर शहीद बन गए। आपके लिए फाइनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अंतिम स्पष्टता। ये मैचिंग मिलान इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा बड़ा लीडर किस हिस्टोरिकल इवेंट से जुड़ा था। केस, मामला, की एक्शन, मुख्य कार्य, की पर्सन, मुख्य व्यक्ति, टाइम पीरियड, समय, अलीपोर, किंग्सफोर्ड पर बॉम्ब हमला, औरोबिंदो घोष, 1908 सबसे पहला, हावड़ा, डिकॉयटी से पैसा जुटाना, जतींद्रनाथ मुखर्जी, 1910 जतिन का दबदबा, दिल्ली, वाइसरॉय हार्डिंज पर हमला, मास्टर अमी चांद, 1912 राजधानी का बदलाव, लाहौर, सॉन्डर्स का कत्ल और असेंबली बॉम्बिंग, राजगुरु, 1929 भगत सिंह का दौर। आपका कॉन्सेप्ट अब एकदम साफ हो गया है। आपने इन 4 महत्वपूर्ण कॉन्स्पिरेसी केसेस और उनसे जुड़े रेवोल्यूशनरी नेताओं के बारे में सब कुछ जान लिया है। अब आप किसके बारे में और जानना चाहेंगे? क्या हम रास बिहारी बोस के जीवन पर बात करें, जो दिल्ली हमले के बाद जापान भाग गए थे? हाँ, जरूर। यह एक शानदार विचार है कि आप इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना को हिंदी में और भी सरल तरीके से समझना चाहते हैं। मैं आपको ये सारी जानकारी हिंदी में एक छोटे बच्चे के लिए सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। यहाँ चिटागोंग आर्मरी रेड की पूरी कहानी है, व्यवस्थित तरीके से और पूरी गहराई के साथ।
चटगांव शस्त्रागार लूट की पूरी कहानी। 1 प्रश्न और मास्टरमाइंड। ये सवाल एक बहुत कठिन सरकारी परीक्षा IAS प्री 2001 से लिया गया था। इसमें पूछा गया था कि फेमस प्रसिद्ध चिट्टागोंग आर्मरी रेड चटगांव शस्त्रागार लूट किसने आयोजित ऑर्गेनाइज्ड की थी। आपके विकल्प थे लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्ता और JM सेनगुप्ता। करेक्ट आंसर, सही उत्तर है सूर्य सेन। सूरज सेन ही इस पूरी योजना के दिमाग मास्टरमाइंड थे। वो एक स्कूल टीचर थे, इसीलिए उनके साथियों ने प्यार और इज्जत से मास्टर डी या मास्टरदा कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब होता है गुरु या बड़े भाई। 2 हमला क्या था। द इवेंट। ये घटना आज से बहुत साल पहले 1930 में चिट्टागोंग चटगांव शहर में हुई थी, जो उस समय बंगाल अब बांग्लादेश में था। लक्ष्य टारगेट। इस हमले का लक्ष्य टारगेट था आर्मरी शस्त्रागार। शस्त्रागार उस बिल्डिंग इमारत को कहते हैं जहां पुलिस और सहायक फोर्स ऑक्सिलरी फोर्सेस की सारी वेपन्स, बंदूकें, राइफलें और एम्यूनेशन गोलियां रखी जाती थीं। रेड लूट छापा। रेड का मतलब होता है अचानक हमला करके कुछ छीन लेना। मकसद मोटिव। सूर्या सेन का मकसद था कि वो ब्रिटिश सरकार के सारे हथियार चुराकर अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकें और ब्रिटिश को कमज़ोर डिज़ार्म कर सकें। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आपको एक बड़ा खेल जीतना है और विरोधी टीम के पास सारे अच्छे बल्ले और गेंदें हैं, तो आप पहले उनकी सारी चीज़ें छीनने की कोशिश करेंगे ताकि वे लड़ न सकें। यही मास्टर डा का विचार था। 3 सूर्य सेन की सेना द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी -IRA। इस बड़े काम को करने के लिए सूर्या सेन ने अपनी एक गुप्त सेना सीक्रेट आर्मी बनाई थी, जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA, यानी भारतीय गणतंत्र सेना। रिपब्लिकन गणतंत्र, इसका मतलब है कि वे भारत में एक ऐसी सरकार चाहते थे जो लोगों द्वारा चुनी जाए, न कि कोई राजा या रानी उस पर राज करे। सेना, यह दिखाता है कि वे सिर्फ बातें करने वाले नहीं थे, बल्कि हथियार उठाकर लड़ने के लिए तैयार थे। IRA ने बंगाल में ये ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाया था। 4 एक्शन का दिन और जांबाज साथी द स्क्वाड। 18 अप्रैल 1930 को मास्टर डा ने अपनी योजना को इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन में डाल दिया, यानी उस पर काम शुरू कर दिया। तारीख का चुनाव। उन्होंने जानबूझकर ये तारीख चुनी क्योंकि ये गुड फ्राइडे का सप्ताहांत वीकेंड था और उन्हें पता था कि ज्यादातर ब्रिटिश अधिकारी छुट्टियों पर होंगे और सिक्योरिटी सुरक्षा कम होगी। ये एक चतुर स्ट्रैटेजी रणनीति थी। पहले के काम। हमले से ठीक पहले क्रांतिकारियों ने शहर के सारे टेलीग्राफ तार और टेलीफोन लाइनें काट दी ताकि ब्रिटिश मदद के लिए बाहर फोन न कर सकें। साथ ही कॉमराड्स। इस साहसी काम में मास्टर डा के साथ गणेश घोष, लोकनाथ, निर्मल सेन, अंबिका चक्रबाटी, नरेश रॉय, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता और टेगरा, संभवतः टिग्रबल जैसे कई बहादुर क्रांतिकारी शामिल थे। कल्पना दत्त एक बहुत महत्वपूर्ण महिला क्रांतिकारी थीं जिन्होंने इस लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई। 5 लड़ाई और शहादत मार्टरडम। हमले के बाद क्रांतिकारियों ने शस्त्रागार पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वहां केवल बंदूकें थीं। बुलेट्स, गोलियां कहीं और रखी थीं और उन्हें वे नहीं मिली। बिना गोलियों की बंदूकें किसी काम की नहीं थीं। जलालाबाद हिल की लड़ाई। 22 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सेना ने क्रांतिकारियों को चटगांव के पास जलालाबाद पहाड़ी पर घेर लिया। भयंकर युद्ध। यहां दोनों गुटों के बीच एक बहुत भयंकर लड़ाई स्ट्रगल हुई। आपके टेक्स्ट के अनुसार इसमें 80 ब्रिटिश सैनिक और 12 भारतीय क्रांतिकारी मारे गए थे। इस छोटे से समूह ने इतनी बड़ी ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया, जो उनकी असाधारण ब्रेवरी, बहादुरी को दर्शाता है। 6 मास्टर डा का बलिदान द सैक्रिफाइस। मास्टर डा लगभग 3 साल तक ब्रिटिश से छिपते रहे, लेकिन 16 फरवरी 1933 को वो पकड़े गए। लीगल प्रोसीडिंग्स कानूनी कार्यवाही। उन्हें पकड़कर उन पर लीगल प्रोसीडिंग्स मुकदमा चलाया गया। हैंग फांसी। ब्रिटिश कोर्ट अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। अंत में 12 जनवरी 1934 को सूर्या सेन को फांसी दे दी गई। असर इम्पैक्ट। मास्टर डा फांसी पर चढ़कर एक मार्टर शहीद बन गए। उनकी शहादत ने पूरे भारत के युवाओं को इंस्पायर्ड किया कि वे भी देश की आज़ादी के लिए खड़े हों। ये दिखाता है कि विचार और बलिदान कभी नहीं मरते। आपके कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। नमस्ते। ये रहा आपके पूरे एक्सप्लेनेशन का सबसे सरल हिंदी अनुवाद, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हम हर बात को बहुत गहराई से आसान भाषा में समझेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के 4 समूह 4 ग्रुप्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल।
देखिए, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए 4 बड़े समूह ग्रुप्स बने थे और हर समूह का एक मुख्य लीडर नेता था। आपकी मैचिंग मिलान का सवाल इन्हीं पर आधारित था। 1. अभिनव भारत सोसाइटी और वीडी सावरकर। यह एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। फाउंडर, संस्थापक और लीडर इस समूह को वीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर ने बनाया था। ओरिजिन, शुरुआत 1899 में ये पहले मित्रों का समूह नाम से शुरू हुई थी और 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया। गोल, लक्ष्य सावरकर का मानना था कि शांति से नहीं बल्कि फोर्स, बल और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी गतिविधियों से ही ब्रिटिश राज को खत्म किया जा सकता है। एग्जाम्पल, उदाहरण, इस समूह के एक सदस्य ने नासिक के ब्रिटिश कलेक्टर जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। इससे पता चलता है कि ये संस्था आर्म्ड एक्शन, हथियारबंद कार्रवाई पर विश्वास रखती थी। 2. अनुशीलन समिति और श्री अरबिंदो घोष। ये भी एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जो ज्यादातर बंगाल में सक्रिय था। लीडर, इसके प्रमुख नेताओं में श्री अरबिंदो घोष थे, जिन्होंने इसे एक मजबूत फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, दार्शनिक आधार दिया। नेम मीनिंग, नाम का अर्थ। अनुशीलन का मतलब है सेल्फ कल्चर, आत्म संस्कृति या सेल्फ इंप्रूवमेंट, आत्म सुधार। ये नौजवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते थे। 2 विंग्स, 2 शाखाएं। इसकी 2 मुख्य शाखाएं थीं, एक कोलकाता विंग और दूसरी ढाका विंग। एग्जाम्पल, उदाहरण, ये समूह अलीपुर बम कांड से जुड़ा था, जहां इन्होंने एक ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट न्यायाधीश को मारने की कोशिश की थी। करेक्शन, सुधार, आपके ओरिजिनल टेक्स्ट में जो शिशिर कुमार घोष का नाम था वो गलत है। वो एक अलग संस्था इंडियन लीग से जुड़े थे। इस सवाल के लिए श्री अरबिंदो घोष का नाम सही है। 3. गडार पार्टी और लाला हरदयाल। यह एक खास समूह था क्योंकि इसे अब्रॉड, विदेश में रहने वाले भारतीयों ने बनाया था। लीडर, इसके मुख्य गाइडिंग स्पिरिट, मार्गदर्शक लाला हरदयाल थे। लोकेशन, जगह, ये 1913 में सैन फ्रांसिस्को, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी थी। नेम मीनिंग, नाम का अर्थ। गदर का मतलब है रिवोल्ट, विद्रोह या रिबेलियन, बगावत। गोल, लक्ष्य, इनका मकसद था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध के समय भारत की ब्रिटिश सेना में म्यूटिनी, विद्रोह शुरू करवाकर आज़ादी हासिल की जाए। एग्जाम्पल, उदाहरण, ये लोग द गदार नाम का एक न्यूज़पेपर, अखबार निकालते थे। इस अखबार को भारतीय सोल्जर्स, सैनिकों और इमिग्रेंट्स, अप्रवासियों में बांटा जाता था ताकि उन्हें रेवोल्यूशन, क्रांति के लिए तैयार किया जा सके। 4. स्वराज पार्टी और सीआर दास। यह बाकी तीनों से अलग थी क्योंकि ये कोई गुप्त क्रांतिकारी समूह नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल था। लीडर, इसके प्रेसिडेंट, अध्यक्ष सीआर दास चित्तरंजन दास और सेक्रेटरी, सचिव मोतीलाल नेहरू थे। व्हेन, कब, यह जनवरी 1923 को बनी थी। गोल, लक्ष्य, स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, स्वशासन। जब महात्मा गांधी ने आंदोलन बंद किया तो इन नेताओं ने तय किया कि वे बाहर से विरोध करने के बजाय ब्रिटिश की बनाई हुई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, विधान परिषदों में घुसेंगे और अंदर से ही उनकी पॉलिसीज, नीतियों को ऑब्स्ट्रक्ट रोकेंगे। एग्जाम्पल, उदाहरण, इस पार्टी ने 1923 इलेक्शंस, चुनाव में हिस्सा लिया और बहुत सारी सीटें जीती। उन्होंने परिषदों में जाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और उनके कुछ लॉज, कानूनों को पास होने से रोका। फाइनल मैचिंग, अंतिम मिलान। तो सही कोड है 1. अभिनव भारत सोसाइटी equals VD सावरकर। 2. अनुशीलन समिति equals श्री अरबिंदो घोष। 3. गदर पार्टी equals लाला हरदयाल। 4. स्वराज पार्टी equals CR दास। इस तरह A4, B1, C2, D3 वाला ऑप्शन एकदम सही है। मुझे उम्मीद है अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो गए होंगे। हाँ, जरूर। मैं आपको जतिन दास की पूरी कहानी हिंदी में एकदम सरल भाषा में और गहरे विवरण के साथ समझाता हूं, जैसे कि मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं। हम सभी बातों को फिर से देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। महान देशभक्त जतिन दास की कहानी, द स्टोरी ऑफ जतिन दास। 1. शुरुआत और आंदोलन में बदलाव,
द बिगिनिंग एंड द चेंज इन मूवमेंट। जतिन दास का पूरा नाम जतिंद्र नाथ दास था, जिन्हें प्यार से जतिन दास कहा जाता था। वो भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने वाले बहुत बहादुर नौजवान थे। सबसे पहले 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण विरोध था। इसमें हम अंग्रेजों को किसी भी काम में कोऑपरेट सहयोग नहीं करते थे। उदाहरण, जतिन दास जैसे लोग ब्रिटिश स्कूल छोड़ देते थे, ब्रिटिश कपड़े नहीं पहनते थे और उनकी नौकरियों में काम करने से मना कर देते थे। मगर कुछ समय बाद जतिन दास और कई दूसरे नौजवानों को लगा कि ये पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीका बहुत स्लो, धीमा है। उन्होंने सोचा कि आज़ादी पाने के लिए अब हमें फोर्स, बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए वो रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। ये वो लोग थे जो बम और हथियार इस्तेमाल करके ब्रिटिश सरकार को डराना चाहते थे। जतिन दास को बॉम्ब मेकिंग, बम बनाने में विशेष ज्ञान था और उन्होंने अपनी ये स्किल, कौशल भगत सिंह और उनके कॉमरेड साथियों की मदद के लिए इस्तेमाल की। 2. गिरफ्तारी और मुकदमा, द अरेस्ट एंड द ट्रायल। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 14 जून 1929 को ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें किस आरोप पर गिरफ्तार किया गया? ये आरोप कॉन्स्पिरेसी, साजिश और सरकार के खिलाफ हथियार बनाने का था। उनके खिलाफ जो बड़ा केस, मुकदमा चलाया गया, उसका नाम था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर षड्यंत्र केस। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है चुपके से कोई बुरा प्लान, योजना बनाना। इस केस में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जतिन दास और भगत सिंह मिलकर ब्रिटिश सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। चूंकि जतिन दास को थोड़ा बाद में गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उनके चार्जेस को सप्लीमेंट्री, अतिरिक्त लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत जोड़ा गया। यही आपके सवाल का सही जवाब था। 3. भूख हड़ताल और सर्वोच्च बलिदान, द हंगर स्ट्राइक एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस। जेल में जाकर जतिन दास ने देखा कि भारतीय पॉलिटिकल प्रिजनर्स, राजनीतिक कैदी यानी जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, जबकि ब्रिटिश कैदियों को अच्छी सुविधाएं मिलती थीं। उदाहरण, भारतीय कैदियों को खराब खाना, गंदे कपड़े और कोई सुविधा नहीं मिलती थी, जबकि ब्रिटिश कैदियों को पढ़ने के लिए किताबें और अच्छा खाना मिलता था। जतिन दास ने इस इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और जेल रिफॉर्म्स, जेल सुधार की मांग की, यानी जेल के नियमों को बेहतर बनाने की मांग की। अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसका मतलब था कि वो तब तक फूड खाना नहीं खाएंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। ये हंगर स्ट्राइक कोई छोटी मोटी नहीं थी। ये पूरे 63 डेज, 63 दिनों तक चली, यानी 2 महीने से भी ज्यादा। इतनी लंबी स्ट्राइक के कारण उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। दुख की बात है कि 13 सितंबर 1929 को खाना न खाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जतिन दास ने अपनी जान दे दी और इस तरह वो एक मार्टर, शहीद बन गए। उनके इस बलिदान से पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत गुस्सा पैदा हुआ और फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई को एक नई ऊर्जा मिली। जतिन दास ने अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति और जान का बलिदान देकर सभी कैदियों के लिए डिग्निटी, गरिमा और समान ट्रीटमेंट, व्यवहार की लड़ाई जीती। हाँ, जरूर। मैं आपको जतिन दास की पूरी कहानी हिंदी में एकदम सरल भाषा में और गहरे विवरण के साथ समझाता हूं, जैसे कि मैं किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हूं। हम सभी बातों को फिर से देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। महान देशभक्त जतिन दास की कहानी, द स्टोरी ऑफ जतिन दास। 1. शुरुआत और आंदोलन में बदलाव, द बिगिनिंग एंड द चेंज इन मूवमेंट। जतिन दास का पूरा नाम जतिंद्र नाथ दास था, जिन्हें प्यार से जतिन दास कहा जाता था। वो भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने वाले बहुत बहादुर नौजवान थे। सबसे पहले 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण विरोध था। इसमें हम अंग्रेजों को किसी भी काम में कोऑपरेट सहयोग नहीं करते थे। उदाहरण, जतिन दास जैसे लोग ब्रिटिश स्कूल छोड़ देते थे, ब्रिटिश कपड़े नहीं पहनते थे और उनकी नौकरियों में काम करने से मना कर देते थे। मगर कुछ समय बाद जतिन दास और कई दूसरे नौजवानों को लगा कि ये पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीका बहुत स्लो, धीमा है। उन्होंने सोचा कि आज़ादी पाने के लिए अब हमें फोर्स, बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए वो रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। ये वो लोग थे जो बम और हथियार इस्तेमाल करके ब्रिटिश सरकार को डराना चाहते थे। जतिन दास को बॉम्ब मेकिंग, बम बनाने में विशेष ज्ञान था और उन्होंने अपनी ये स्किल, कौशल भगत सिंह और उनके कॉमरेड साथियों की मदद के लिए इस्तेमाल की।
2. गिरफ्तारी और मुकदमा, द अरेस्ट एंड द ट्रायल। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 14 जून 1929 को ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें अरेस्ट गिरफ्तार कर लिया। उन्हें किस चार्ज आरोप पर गिरफ्तार किया गया? ये आरोप कॉन्स्पिरेसी, साजिश और सरकार के खिलाफ हथियार बनाने का था। उनके खिलाफ जो बड़ा केस मुकदमा चलाया गया उसका नाम था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर षड्यंत्र केस। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है चुपके से कोई बुरा प्लान, योजना बनाना। इस केस में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जतिन दास और भगत सिंह मिलकर ब्रिटिश सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। चूंकि जतिन दास को थोड़ा बाद में गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उनके चार्जेस को सप्लीमेंट्री अतिरिक्त लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत जोड़ा गया। यही आपके सवाल का सही जवाब था। 3. भूख हड़ताल और सर्वोच्च बलिदान, द हंगर स्ट्राइक एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस। जेल में जाकर जतिन दास ने देखा कि भारतीय पॉलिटिकल प्रिजनर्स, राजनीतिक कैदी यानी जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, जबकि ब्रिटिश कैदियों को अच्छी सुविधाएं मिलती थीं। उदाहरण, भारतीय कैदियों को खराब खाना, गंदे कपड़े और कोई सुविधा नहीं मिलती थी, जबकि ब्रिटिश कैदियों को पढ़ने के लिए किताबें और अच्छा खाना मिलता था। जतिन दास ने इस इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और जेल रिफॉर्म्स, जेल सुधार की मांग की, यानी जेल के नियमों को बेहतर बनाने की मांग की। अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसका मतलब था कि वो तब तक फूड खाना नहीं खाएंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। ये हंगर स्ट्राइक कोई छोटी मोटी नहीं थी, ये पूरे 63 डेज, 63 दिनों तक चली, यानी 2 महीने से भी ज्यादा। इतनी लंबी स्ट्राइक के कारण उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। दुख की बात है कि 13 सितंबर 1929 को खाना न खाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जतिन दास ने अपनी जान दे दी और इस तरह वो एक मार्टर, शहीद बन गए। उनके इस बलिदान से पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत गुस्सा पैदा हुआ और फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई को एक नई ऊर्जा मिली। जतिन दास ने अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति और जान का बलिदान देकर सभी कैदियों के लिए डिग्निटी, गरिमा और समान ट्रीटमेंट, व्यवहार की लड़ाई जीती। Absolutely. I can translate this detailed explanation into the simplest Hindi, making sure your concepts are crystal clear, as if you were learning it for the first time. We will use simple language, clear pronunciation, and keep the important technical words in English only. काकोरी ट्रेन एक्शन माइनस पूरी जानकारी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये केस क्या था और क्यों हुआ। पहला पैराग्राफ, घटना, द इवेंट। ये बहुत जरूरी घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। जगह का नाम था काकोरी, जो आज के उत्तर प्रदेश राज्य के पास है। ये काम किया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम के क्रांतिकारियों, रेवोल्यूशनरीज के समूह ने। इनके मुख्य नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। उन्होंने एक सरकारी ट्रेन, गवर्नमेंट ट्रेन को रोका और उसमें रखा हुआ सरकारी खजाना, गवर्नमेंट मनी लूट लिया। ये चोरी उन्होंने अपने लिए नहीं की थी, उन्हें भारत को आज़ादी, इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए हथियार खरीदने थे और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना था। इस घटना को अब भारत सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया है। दूसरा पैराग्राफ, केस और सजा, द केस एंड पनिशमेंट। इस एक्शन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। उन पर जो मुकदमा, लॉसूट चला, उसे काकोरी केस कहा गया। यह मुकदमा बहुत लंबा चला, कई नेताओं को सजा हुई और अंत में 1927 में 4 बड़े नेताओं को फांसी, हैंगिंग दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और ठाकुर रोशन सिंह। क्रांतिकारियों को बचाने की बहुत कोशिश की गई, जिसके लिए एक कमेटी बनी। बचाव के लिए कमेटी, डिफेंस कमेटी। जब नेताओं को सजा होने लगी तो उन्हें बचाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का काम था वकील, लॉयर ढूंढना, केस लड़ने के लिए पैसा, मनी इकट्ठा करना और पूरे काम को संभालना। यहां पर 2 बहुत बड़े नेताओं के नाम आते हैं, जिसकी वजह से सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन है। तीसरा पैराग्राफ, चेयरमैन एंड लीगल लीडर। चेयरमैन अ प्रेसिडेंट माइनस पद का मुखिया। कमेटी के सबसे बड़े मुखिया या प्रेसिडेंट का पद पंडित मोतीलाल नेहरू ने संभाला था। वह कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और जाने माने वकील, लॉयर थे। चेयरमैन वो होता है जो पूरी कमेटी को संभालता है, पैसा इकट्ठा करता है और बड़े फैसले, डिसीजंस लेता है। सरल उदाहरण, सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी स्कूल की टीम का प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल है जो सबसे बड़ा मुखिया है, वो चेयरमैन की तरह है। लीडरशिप ऑफ डिफेंस काउंसिल, लीडरशिप ऑफ डिफेंस काउंसिल वकीलों के दल का मुखिया। कोर्ट के अंदर मुकदमे की वकालत, लॉयरिंग का काम गोविंद बल्लभ पंत ने संभाला। वो भी एक बहुत बड़े वकील थे और कोर्ट में बहस आर्ग्यूमेंट करने वाली लीगल टीम के लीडर थे। सरल उदाहरण, सिंपल एग्जाम्पल, टीम के कोच की तरह जो रोज कोर्ट में जाकर मैच केस लड़ता है, वो लीडर हैं। चौथा पैराग्राफ, ऐतिहासिक सबूत, हिस्टोरिकल एविडेंस और कंफ्यूजन का कारण। जो लोग इस केस में आरोपी अक्यूज्ड थे, जैसे योगेश चंद्र चैटर्जी, उन्होंने अपनी किताब इन सर्च ऑफ फ्रीडम में लिखा कि कमेटी पंडित मोतीलाल नेहरू ने बनाई, लेकिन वह गोविंद बल्लभ पंत की लीडरशिप में काम कर रही थी। इसका मतलब है कि योगेश चंद्र चैटर्जी को लगा कि पंत जी ही सबसे ज्यादा एक्टिव और मुख्य लीडर थे। दूसरी तरफ पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जैसे सरकारी सोर्स ने साफ साफ कहा कि प्रेसिडेंट या चेयरमैन मोतीलाल नेहरू ही थे। यह बात याद रखिए, चेयरमैन का पद बड़ा होता है, लेकिन लीडरशिप उस इंसान की मानी जाती है जो काम को जमीन पर करता है। परीक्षा का फैसला, एग्जाम डिसीजन। पांचवा पैराग्राफ, यूपीपीसीएस परीक्षा का निर्णय, यूपीपीसीएस एग्जाम डिसीजन। आपका सवाल एक परीक्षा एग्जाम से आया है, यूपीपीसीएस प्री 2014। पहला फैसला, इनिशियल आंसर, पहले परीक्षा वालों ने सही फॉर्मल पद के हिसाब से और डी मोतीलाल नेहरू को सही माना। दूसरा फैसला, रिवाइज्ड आंसर, बाद में योगेश चंद्र चटर्जी की किताब और गोविंद बल्लभ पंत की जबरदस्त लीगल लीडरशिप को देखते हुए उन्होंने अपना उत्तर बदलकर ऑफ बी गोविंद बल्लभ पंत कर दिया। आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर सवाल औपचारिक पद फॉर्मल पोस्ट पूछे तो उत्तर है मोतीलाल नेहरू चेयरमैन। अगर सवाल सबसे सक्रिय, मोस्ट एक्टिव और केस लड़ने वाला लीडर, केस फाइटिंग लीडर पूछे तो उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत, लीगल लीडर। लेकिन अगर ये यूपीपीसीएस का सवाल है तो फाइनल सही उत्तर गोविंद बल्लभ पंत है, क्योंकि कमीशन ने इसे स्वीकार किया है। हाँ जरूर, मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और सब कुछ सीखना चाहते हैं। हम एक एक करके हर संगठन और उसके संस्थापक के बारे में विस्तार से बात करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर स्पष्ट हो जाएं। यहां हर बात को पैराग्राफ के रूप में एकदम व्यवस्थित, सिस्टमैटिक तरीके से समझाया गया है। क्रांतिकारी समूह, रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स और उनके बहादुर संस्थापक, फाउंडर्स। देखिए, जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब दो रास्ते थे। एक था नॉन वायलेंस, अहिंसा का, जैसे महात्मा गांधी जी का रास्ता, और दूसरा था रेवोल्यूशन, क्रांति का, यानी लड़कर आजादी लेने का। ये समूह दूसरे रास्ते पर चलने वाले बहादुर लोगों के थे। एक रिवोल्ट ग्रुप और मास्टरदा सूर्यसेन। फाउंडर, संस्थापक सूर्य सेन। लोग उन्हें प्यार से मास्टरदा कहते थे क्योंकि वो एक स्कूल शिक्षक थे। सिंपल एक्सप्लेनेशन, सरल व्याख्या, ये समूह मुख्य रूप से चटगांव, बंगाल में सक्रिय था। मास्टरदा का सपना बहुत बड़ा था। वो ये दिखाना चाहते थे कि भारतीय भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध काम चिटागोंग आर्मरी रेड, चटगांव शस्त्रागार छापा था। आर्मरी शस्त्रागार उस जगह को कहते हैं जहां सेना अपने हथियार रखती है। 1930 में मास्टरदा और उनके शिष्यों ने एक साथ 2 हथियारों के गोदामों पर हमला किया। सभी कम्युनिकेशन लाइंस, संचार लाइनें जैसे फोन और टेलीग्राम काट दी और शहर पर कुछ दिनों के लिए कब्जा कर लिया। उन्होंने वहां भारत का झंडा फहराया। यह बहुत ही डेयरिंग, साहसी काम था। इस समूह का मुख्य उद्देश्य एक छोटे स्तर पर आर्म्ड इंसरेक्शन, सशस्त्र विद्रोह करके पूरे देश को प्रेरित करना था। 2. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) और राम प्रसाद बिस्मिल। की फाउंडर, मुख्य संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल। इनके साथ सचिंद्रनाथ सन्याल और जोगेश चंद्र चैटर्जी भी थे। सिंपल एक्सप्लेनेशन, सरल व्याख्या, ये संगठन 1924 में कानपुर, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। रिपब्लिकन का मतलब होता है ऐसा देश जहां का मुखिया लीडर चुना जाता है, राजा या रानी नहीं। HRA का मुख्य उद्देश्य भारत में एक रिपब्लिक, गणतंत्र बनाना था।
इन्हें अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे किसी गरीब भारतीय को नहीं लूटेंगे। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट मनी, सरकारी धन को निशाना बनाया। 1925 में उन्होंने काकोरी नाम की जगह के पास सरकारी खजाने वाली ट्रेन को रोककर लूट लिया। इसे ककोरी कंस्पिरेसी, काकोरी षड्यंत्र या ककोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन कार्रवाई कहते हैं। बिस्मिल जी ने इस पूरी योजना में स्पेशल रोल, विशेष भूमिका निभाई थी। इस घटना के बाद कई नेताओं को फांसी दी गई और संगठन कमजोर पड़ गया। 3. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA और चंद्रशेखर आजाद। की रीऑर्गेनाइजर, मुख्य पुनर्गठनकर्ता चंद्रशेखर आजाद। सिंपल एक्सप्लेनेशन, सरल व्याख्या। 1925 में काकोरी घटना के बाद HRA टूट गया था। तब 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बचे हुए नेताओं, खासकर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर इसे एक नया नाम दिया, HSRA। इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। सोशलिज्म, समाजवाद का मतलब होता है सब लोग बराबर हों, कोई बहुत अमीर और कोई बहुत गरीब ना हो। भगत सिंह जैसे युवा नेताओं ने आजाद जी को समझाया कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों को भगाने से नहीं मिलेगी, बल्कि हमें एक ऐसा देश बनाना है जहां जस्टिस, न्याय और इक्वालिटी, समानता हो। आजाद जी ने इस संगठन को फिर से खड़ा किया। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने इसकी फाउंडेशन नींव रखी। उन्होंने कसम खाई थी, मैं कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। 4. पंजाब नौजवान भारत सभा और भगत सिंह। फाउंडर, संस्थापक भगत सिंह। सिंपल एक्सप्लेनेशन, सरल व्याख्या। ये समूह 1926 में लाहौर तब पंजाब का हिस्सा में बना। नौजवान का मतलब होता है यूथ, युवा। ये एक ऐसा संगठन था जो गुप्त सीक्रेट नहीं था, बल्कि खुले तौर पर काम करता था। इसका मुख्य काम था पंजाब के युवाओं, पेजेंट्स, किसानों और वर्कर्स, मजदूरों को एक साथ लाना और उन्हें पॉलिटिकल एजुकेशन, राजनीतिक शिक्षा देना। भगत सिंह ने इस सभा का इस्तेमाल सोशलिस्ट, समाजवादी और सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष विचार फैलाने के लिए किया। उनका मानना था कि लोगों को जगाने और आज़ादी के असली मतलब को समझाने के लिए ये सभा बहुत जरूरी थी। 1925 में भगत सिंह HRA में शामिल हुए थे और 1926 में उन्होंने ये सभा बनाई। इस तरह से हर संगठन का अपना एक खास मकसद, पर्पस था और हर संस्थापक ने भारत की आज़ादी में एक यूनिक रोल, अद्वितीय भूमिका निभाई। ये रही आपके द्वारा दी गई हर बात की सबसे सरल, विस्तृत और स्पष्ट एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। That's an excellent request. I will translate the detailed explanation into the simplest Hindi, ensuring your concepts are crystal clear. I will use only English for the technical historical terms, as you requested, and structure it systematically in paragraph form, just like a teacher explaining a complex topic to a very curious kid. क्रांतिकारी संगठनों की पूरी और सरल हिंदी में व्याख्या। 1. सवाल को समझना, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। यह सवाल हमें इतिहास के कुछ संगठनों, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछता है। हमें यह पहचानना है कि इनमें से कौन से समूह रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी गतिविधियां में शामिल थे। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का मतलब होता है ऐसे काम जो गुप्त रूप से किए जाते थे और जिनमें बल, फोर्स या हिंसा, वायलेंस का इस्तेमाल होता था। ये समूह ब्रिटिश सरकार को डर दिखाकर या हमला करके भारत से भगाना चाहते थे। इन्हें हम फाइटर्स, लड़ाके कह सकते हैं। इसके उलट कुछ समूह ऐसे थे जो ब्रिटिश सरकार का साथ देते थे या सिर्फ चिट्ठियां लिखकर आज़ादी मांगते थे। इन्हें हम लॉयलिस्ट्स, वफादार या पिटिशनर्स, याचिकाकर्ता कह सकते हैं। 2. संगठनों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आपके सवाल में 4 संगठन थे, जिनमें से 2 फाइटर्स थे और 1 लॉयलिस्ट था। A. क्रांतिकारी संगठन, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे फाइटर्स। 1. अभिनव भारत सोसाइटी। यह एक बहुत ही सीक्रेट सोसाइटी, गुप्त समाज था। इसे वीडी सावरकर और उनके भाई ने 1904 में नासिक में शुरू किया था। इसका पहला नाम मित्रा मेला था। उदाहरण, आप कल्पना कीजिए कि कुछ दोस्त मिलकर एक सीक्रेट क्लब बनाते हैं जिसमें वे कसम खाते हैं कि छुप कर ट्रेनिंग लेंगे और ब्रिटिश अफसरों पर हमला करेंगे। अभिनव भारत ने इसी तरह की योजनाएं बनाई थीं, जैसे कि 1909 में एक ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी AMT जैक्सन की हत्या करवाना। 2. अनुशीलन समिति।
ये बंगाल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। इसकी शुरुआत 1902 के आसपास हुई थी। इसे पी मित्रा और बाद में बंगाली क्रांतिकारियों, बंगाली रेवोल्यूशनरीज जैसे बारिंद्र कुमार घोष ने आगे बढ़ाया। उदाहरण, ये संगठन एक बड़ी अंडरग्राउंड आर्मी, भूमिगत सेना की तरह था। इसके सदस्य नौजवानों को डिसिप्लिन, अनुशासन और लड़ने की ट्रेनिंग प्रशिक्षण देते थे। वे बम बनाने और ब्रिटिश अफसरों को निशाना बनाने के लिए मशहूर थे। अलीपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी केस, अलीपुर बम षड्यंत्र केस इसी समूह से जुड़ा एक बड़ा केस मामला है, जिसमें उन्होंने एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को मारने की कोशिश की थी। बी वफादार संगठन, लॉयलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमारा सपोर्टर। 4. इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन, इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन। आपके टेक्स्ट में इसका जिक्र है, जिसका सही नाम यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन UIPA है। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 में की थी। उदाहरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय आज़ादी की मांग कर रही थी। सर सैयद अहमद खान का मानना था कि अभी भारत पर ब्रिटिश राज रहना जरूरी है, इसलिए उन्होंने ये संगठन UIPA बनाया ताकि वे ऑपोजिशन कांग्रेस का विरोध कर सकें और लोगों को ब्रिटिश सरकार के प्रति लॉयल वफादार रहने के लिए कह सकें। चूंकि ये समूह ब्रिटिश सरकार की मदद कर रहा था, इसलिए यह रेवोल्यूशनरी नहीं था। तीसरा संगठन, द थर्ड ऑर्गेनाइजेशन। 3. न्यू नेशनलिस्ट पार्टी। इतिहास में ये कोई बहुत प्रसिद्ध या मुख्य रेवोल्यूशनरी संगठन नहीं था। ये बस एक ऐसा नाम है जो अक्सर डिस्ट्रैक्टर, भटकाने वाला विकल्प के रूप में सवालों में दिया जाता है ताकि आप भ्रमित हो जाएं। 3. अंतिम और स्पष्ट निष्कर्ष, फाइनल एंड क्रिस्टल क्लियर कंक्लूजन। अभिनव भारत 1 और अनुशीलन समिति 2 ने बल और सीक्रेट तरीकों का इस्तेमाल किया, इसलिए ये रेवोल्यूशनरी हैं। इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन 4 ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, इसलिए ये रेवोल्यूशनरी नहीं है। यही कारण है कि सही जवाब है ऑफ B1, जिसमें सिर्फ 1 और 2 शामिल हैं। अब आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। क्या आप इन क्रांतिकारी समूहों के किसी और लीडर, नेता या उनके किसी इवेंट, घटना के बारे में जानना चाहेंगे? ये एक शानदार अनुरोध है। मैं आपकी पूरी बात को सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत एकदम साफ हो जाएंगे। हम एक भी बात नहीं छोड़ेंगे। 1. मुख्य प्रश्न और उत्तर, द कोर क्वेश्चन एंड आंसर। जो सवाल आपने दिया है वो है, हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस के डॉक्ट्रिन माइनस सिद्धांत माइनस को किसने शुरू किया? इसका जवाब है अरबिंदो घोष। यह सवाल 47th BPSC प्री 2005 परीक्षा से लिया गया है। BPSC एक सरकारी नौकरी की परीक्षा है। प्रोपाउंडेड का मतलब होता है किसी विचार को पहली बार बनाना और दुनिया के सामने रखना। 2. अरबिंदो घोष का मुख्य विचार, औरोबिंदो घोष's मेन व्यू। आपकी दी गई जानकारी कहती है, ही वॉज ऑफ द व्यू दैट ब्रिटिशर्स मस्ट इमीडिएटली लीव इंडिया। व्यू मतलब उनकी सोच या राय। ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज शासक। इमीडिएटली लीव इंडिया मतलब तुरंत भारत छोड़कर चले जाओ। सरल भाषा में अरबिंदो घोष का मानना था कि अंग्रेजों को 1 मिनट भी भारत में नहीं रुकना चाहिए, उन्हें अभी के अभी चले जाना चाहिए। वो हमारे देश की पूरी इंडिपेंडेंस माइनस आज़ादी चाहते थे। 3. पैसिव रेजिस्टेंस क्या है? पैसिव रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा टेक्निकल वर्ड, तकनीकी शब्द है। आइए इसे तोड़ते हैं। 1. पैसिव इसका मतलब होता है शांत, बिना गुस्सा दिखाए या बिना हिंसा किए। 2. रेजिस्टेंस इसका मतलब होता है विरोध करना, टकराना या किसी बात को मानने से मना कर देना। तो पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब हुआ बिना किसी को मारे पीटे या हिंसा किए शांति से किसी बुरे नियम का या बुरे शासक का विरोध करना। यह लड़ाई शारीरिक फिजिकल नहीं थी, बल्कि राजनीतिक पॉलिटिकल थी। आपकी दी गई जानकारी कहती है, इंडियंस मस्ट कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट अंटिल दे लीव इंडिया। भारतीयों को तब तक विरोध जारी रखना चाहिए जब तक अंग्रेज भारत छोड़ न दें। सबसे सरल उदाहरण सोचिए, आप एक छोटे बच्चे हैं और आपके मम्मी पापा आपसे एक ऐसा काम करने को कहते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना। हिंसक विरोध, अगर आप गुस्सा होकर किताबें फाड़ दें या चिल्लाएं तो यह हिंसक विरोध होगा। पैसिव रेजिस्टेंस, आप गुस्सा नहीं करते, लेकिन आप बस मना कर देते हैं, नो कोऑपरेशन। आप चुपचाप बिस्तर पर पड़े रहते हैं, आप स्कूल नहीं जाते,
आप पापा की बात कोऑपरेट सहयोग नहीं करते। जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो मम्मी पापा को वो नियम बदलना पड़ता है। ठीक इसी तरह अरबिंदो घोष ने कहा कि हमें अंग्रेजों के साथ हर चीज में नॉन कॉपरेशन माइनस असहयोग करना है। नियम 1, बॉयकॉट करो। अंग्रेजों की बनाई चीजें जैसे कपड़ा या चीनी मत खरीदो। नियम 2, स्वदेशी अपनाओ। इसकी जगह भारत में बनी चीजें खरीदो। नियम 3, उनकी नौकरी छोड़ो। अंग्रेजों के दफ्तरों, ऑफिसेज, पुलिस और कचहरी, कोर्ट्स में काम करना बंद कर दो। नियम 4, अपनी चीजें बनाओ। अंग्रेजों के स्कूलों की जगह नेशनल स्कूल्स, राष्ट्रीय विद्यालय खोलो और अंग्रेजों के कोर्ट्स, कचहरी की जगह अपनी पंचायत में झगड़े निपटाओ। अगर सब भारतीय ऐसा करेंगे तो अंग्रेजों की सरकार एक दिन भी नहीं चल पाएगी और उन्हें जाना ही पड़ेगा। 4, जानकारी का स्रोत, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी दी गई जानकारी कहती है। द प्रिंसिपल ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस वॉज प्रोपाउंडेड बाय अरबिंदो घोष इन हिज बुक वंदे मातरम। अरबिंदो घोष ने यह पूरा डॉक्ट्रिन सिद्धांत एक न्यूज़पेपर अखबार में समझाया था जिसका नाम था वंदे मातरम। ये अखबार एक प्लेटफॉर्म माइनस मंच था जिसके जरिए उन्होंने अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचाई। उन्होंने इसमें 1907 में कई आर्टिकल्स माइनस लेख लिखे थे जिन्हें बाद में एक बुकलेट छोटी किताब के रूप में छापा गया था। 5, महात्मा गांधी के सत्याग्रह से अंतर, डिफरेंस फ्रॉम महात्मा गांधी सत्याग्रह। आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि यह महात्मा गांधी के सत्याग्रह से कैसे अलग था। विषय, सब्जेक्ट, अरबिंदो घोष की पैसिव रेजिस्टेंस 1907, महात्मा गांधी का सत्याग्रह 1915 के बाद, हिंसा पर विचार, व्यू ऑन वायलेंस। यह एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, राजनीतिक चाल थी। अगर अंग्रेज बहुत ज्यादा हिंसा करते तो अरबिंदो ने पूरी तरह से हिंसा को मना नहीं किया था। वह इसे अंतिम हथियार मान सकते थे। यह एक मॉरल लॉ, नैतिक नियम था। गांधी जी के लिए अहिंसा सबसे बड़ी चीज थी जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता था, चाहे अंग्रेज कितना भी मारे। मुख्य लक्ष्य, मेन फोकस, अंग्रेजों को नॉन कोऑपरेशन, असहयोग से इतना तंग करना कि उन्हें देश छोड़कर जाना पड़े। दुश्मन का दिल बदलना, कष्ट सहकर, सेल्फ सफरिंग दुश्मन को यह दिखाना कि आप सही हैं और वो गलत है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अरबिंदो घोष पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेशन, अहिंसक असहयोग का तरीका भारत में पूरी योजना के साथ बताया। बाद में गांधी जी ने इस तरीके को और मजबूत, नैतिक और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बनाकर सत्याग्रह नाम दिया। यह एक बेहतरीन विचार है। मैं आपको ये सारी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं जो पहली बार ये चीजें सीख रहे हैं। हम हर बात को विस्तार से समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हम तकनीकी शब्दों, टेक्निकल वर्ड्स को केवल इंग्लिश में ही रखेंगे जैसा आपने कहा है। आजादी के नायकों की कहानी, द स्टोरी ऑफ फ्रीडम हीरोज। सबसे पहले आपके सामने जो सवाल था वो स्टेटमेंट्स, कथनों को चेक करने के बारे में था। इन दोनों स्टेटमेंट्स में हमारे दो महान स्वतंत्रता सेनानियों सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की कहानियां हैं। 1. Subhash Chandra Bose or Forward Bloc. स्टेटमेंट 1, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। यह स्टेटमेंट, कथन, ट्रू सत्य है। आइए समझते हैं क्यों। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इन्हें प्यार से नेताजी कहा जाता था। ये बहुत बहादुर और जोशीले नेता थे। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, सुभाष चंद्र बोस। द प्रॉब्लम, समस्या, कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अंदर नेताजी और महात्मा गांधी जी के बीच लड़ाई की स्ट्रैटेजी, रणनीति को लेकर एक बड़ा डिसएग्रीमेंट, असहमति था। गांधी जी और उनके साथी नॉन वायलेंस, अहिंसा और शांति से इंडिपेंडेंस, आजादी चाहते थे। नेताजी का कहना था, अभी लड़ो। वह देखते थे कि वर्ल्ड वॉर 2, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला है और ब्रिटिश, अंग्रेज व्यस्त होंगे। यही सही समय है उन पर प्रेशर, दबाव डालने का और तेजी से आजादी लेने का। द रेजिग्नेशन, इस्तीफा। जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने नेताजी की बात नहीं मानी तो उन्होंने दुखी होकर प्रेसिडेंटशिप अध्यक्ष पद छोड़ दिया। यह अप्रैल 1939 की बात है। द फाउंडिंग, स्थापना। इस्तीफा देने के कुछ ही दिनों बाद 3 मई 1939 को उन्होंने अपनी सोच वाले लोगों को इकट्ठा किया और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। उन्होंने ये पार्टी इसलिए बनाई ताकि वो कांग्रेस को आगे तेज बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। उदाहरण, एग्जाम्पल, इसे ऐसे समझिए कि आप अपनी टीम के कैप्टन, कप्तान हैं। आप चाहते हैं कि टीम तेज खेले, लेकिन बाकी खिलाड़ी धीरे खेलना चाहते हैं।
जब वे आपकी बात नहीं मानते तो आप कैप्टन की पोस्ट पदवी छोड़कर एक अलग तेज खेलने वाली सब टीम उप टीम बना लेते हैं। यही फॉरवर्ड ब्लॉक था। 2. Bhagat Singh or HSRA. Statement 2. Bhagat Singh was one of the founders of Hindustan Republican Socialist Association. भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। यह स्टेटमेंट भी ट्रू सत्य है। अब हम इस दूसरी कहानी को समझते हैं। Who was Bhagat Singh? भगत सिंह एक बहुत ही नौजवान और निडर रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी थे। वो सिर्फ आज़ादी नहीं चाहते थे बल्कि एक न्यायपूर्ण फेयर देश चाहते थे। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भगत सिंह। बी द नेम चेंज नाम में बदलाव। उनके ग्रुप का पहले नाम था HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन 1928 में उन्होंने ग्रुप का नाम बदल दिया और उसमें एक नया वर्ड शब्द जोड़ दिया। HRA पुराना नाम, HSRA नया नाम। यह बदलाव दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में एक मीटिंग में हुआ था। C. The magic word socialist. HSRA का मतलब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट समाजवादी शब्द जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी था। भगत सिंह ने समझाया कि हमारी लड़ाई केवल ब्रिटिश को भगाने के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई ये सुनिश्चित करने के लिए भी है कि इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद हमारे देश में गरीब मजदूर और किसान भी खुश रहें और सबको बराबर का मौका अपॉर्चुनिटी मिले। सोशलिस्ट का मतलब ही है सोशल इक्वालिटी सामाजिक समानता और इकोनॉमिक जस्टिस आर्थिक न्याय। उदाहरण एग्जाम्पल, ये ऐसा है जैसे एक खेल के मैदान में दो तरह की लड़ाई हो। एक पहली लड़ाई बाहर से आए बैड गाइज बुरे लोगों को भगाना, यह राजनीतिक आज़ादी है। दूसरी लड़ाई यह देखना कि जब बैड गाइज चले जाएं तो मैदान के अंदर कोई बच्चा बहुत अमीर और कोई बहुत गरीब ना हो, सब मिल बांट कर खेलें, यह सोशलिज्म है। चूंकि भगत सिंह ही वो मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने सोशलिस्ट शब्द जुड़वाया और इस नए विजन दृष्टिकोण के साथ संगठन को शुरू किया, इसलिए उन्हें फाउंडर मेंबर संस्थापक सदस्य कहना बिल्कुल सही है। फाइनल कंक्लूजन अंतिम निष्कर्ष। आपने देखा स्टेटमेंट 1 भी सही है, नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, और स्टेटमेंट 2 भी सही है, भगत सिंह HSRA के फाउंडर्स में से एक थे। इसीलिए आपका उत्तर कोड C बोथ 1 and 2 आर करेक्ट है। क्या अब ये बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं? वाह, ये बहुत ही अच्छा विचार है। मैं आपकी पूरी बात को हिंदी में सबसे आसान तरीके से समझाता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अवधारणाएं एकदम स्पष्ट हो जाएं। हम हर एक चीज को ऐसे समझेंगे जैसे आप अभी अभी ये कहानी सुन रहे हैं। क्रांतिकारी प्रयास की कहानी, द स्टोरी ऑफ अ रेवोल्यूशनरी अटेम्प्ट। नमस्ते प्यारे बच्चे, आज हम भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक बहुत ब्रेव, बहादुर और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में जानेंगे। यह कहानी एक पुलिस अफसर और एक नौजवान क्रांतिकारी की है। एक मुख्य सवाल और उसका जवाब, द मेन क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। हमारा सवाल था कि कलकत्ता, आज का कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, पुलिस प्रमुख चार्ल्स टेगार्ट को मारने की कोशिश किस रेवोल्यूशनरी लीडर, क्रांतिकारी नेता ने की थी? इसका सही जवाब है गोपीनाथ सह। यह सवाल एक बड़ी सरकारी परीक्षा UPRO ARO मेंस 2016 में आया था, जिसका मतलब है कि यह हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना बहुत जरूरी है। 2. चार्ल्स टेगार्ट कौन था? हु वॉज चार्ल्स टेगार्ट? चार्ल्स टेगार्ट एक ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश अधिकारी था, यानी वो अंग्रेजी सरकार के लिए काम करता था। जॉब, नौकरी, वो कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर था। आप इन्हें कलकत्ता की पुलिस का सबसे बड़ा बॉस, मालिक समझ सकते हैं। रेप्यूटेशन, पहचान, वो अपनी ब्रूटैलिटी, क्रूरता के लिए बहुत फेमस प्रसिद्ध था, पर नोटोरियसली फेमस, बदनाम प्रसिद्ध। नोटोरियसली का मतलब है कि वह बुरे कामों के लिए मशहूर था। वो आज़ादी के लिए लड़ने वाले भारतीयों को पकड़ता था और उन पर टॉर्चर, यातना करता था, यानी उन्हें जबरदस्ती सच उगलवाने के लिए भयंकर दर्द देता था। इसी क्रूरता के कारण भारतीय लोग उससे नफरत करते थे। उदाहरण एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अपने बुरे बर्ताव के लिए जाना जाता है तो हम कहेंगे कि उसका नाम बैड रेप्यूटेशन, बुरी पहचान के साथ जुड़ा है। टेगार्ट का नाम ऐसी ही क्रूरता के साथ जुड़ा था। 3.
गोपीनाथ साहा का प्रयास, गोपीनाथ साहाज अटेम्प्ट। गोपीनाथ साहा एक बहुत ही यंग एंड ब्रेव, जवान और बहादुर रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी थे। डेट तारीख, ये घटना 12 जनवरी 1924 को हुई। अटेम्प्ट कोशिश, गोपीनाथ साहा ने चार्ल्स टेगार्ट को मारने की अटेम्प्ट कोशिश की थी, जिसे असैसिनेशन, हत्या का प्रयास कहते हैं। द बिग मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती, यहां एक बड़ी गलती हुई। साहा ने टेगार्ट को नहीं बल्कि किसी और व्हाइट मैन, गोरे आदमी को गोली मार दी। इसे एरोनियसली शॉट डाउन, गलती से गोली मारना कहते हैं। द विक्टिम, पीड़ित, जिस व्यक्ति की मौत हुई वो टेगार्ट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन, व्यापारी मिस्टर अर्नेस्ट डे थे। साहा ने उनकी कार को टेगार्ट की कार समझ लिया। ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी, पहचान की गलती थी। 4. परिणाम और त्याग, कॉन्सिक्वेंस एंड सैक्रिफाइस। अरेस्ट एंड हैंगिंग, गिरफ्तारी और फांसी। इस घटना के तुरंत बाद गोपीनाथ साहा को अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही महीनों बाद मार्च 1924 में उन्हें हैंग्ड, फांसी दे दी गई। साहा की उम्र उस समय लगभग 19 साल थी। लेगेसी, विरासत। भले ही साहा अपने मुख्य टारगेट लक्ष्य को नहीं मार पाए, लेकिन उनका यह सैक्रिफाइस, बलिदान, अंग्रेजी गवर्नमेंट सरकार के लिए एक बहुत बड़ा शॉक झटका था। उन्होंने दिखा दिया कि आज़ादी के लिए भारतीय युवा अपनी जान देने से भी नहीं डरते। वह बंगाल में रेवोल्यूशनरी करेज, क्रांतिकारी साहस के प्रतीक, सिंबल बन गए। 5. अन्य महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता, अदर इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी लीडर्स। प्रश्न में दिए गए बाकी के नाम भी बहुत बड़े लीडर्स, नेताओं के हैं जिन्हें जानना जरूरी है। 1. सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) नाम के क्रांतिकारी दल के फाउंडर, संस्थापक थे। 2. राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी यह भी HRA के सदस्य थे और प्रसिद्ध काकोरी कंस्पिरेसी, काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे, जहां उन्होंने ब्रिटिश सरकार का पैसा ले जा रही ट्रेन को लूटने में मदद की थी। उन्हें भी फांसी हुई थी। 3. चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ये भारत के सबसे फेमस एंड फियरलेस, प्रसिद्ध और निडर क्रांतिकारी थे। उन्होंने HRA को बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) में बदल दिया और कसम खाई थी कि वो कभी जिंदा ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से हर एक बात को तोड़ तोड़ कर समझाने से आपके सभी कॉन्सेप्ट्स अब एकदम क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। नमस्ते। यह एक बहुत ही अच्छा विचार है। मैं आपकी पूरी बात को सबसे सरल हिंदी में समझाऊंगा, जैसे मैं किसी छोटे बच्चे को सिखा रहा हूं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम स्पष्ट हो जाएं। हम आपकी दी गई पूरी जानकारी को लेंगे और उसे पैराग्राफ, अनुच्छेद के रूप में अच्छे से समझाएंगे। भारतीय क्रांति की वीरांगनाएं, वुमेन हीरोज ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। यह पूरी कहानी ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत की आज़ादी की लड़ाई की है। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था, जिसे ब्रिटिश राज कहते थे। बहुत से भारतीय आज़ादी चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। कुछ लोग महात्मा गांधी के साथ पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे थे, जिसे सत्याग्रह कहते हैं। वहीं कुछ युवा, जिन्हें रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी कहते थे, मानते थे कि अंग्रेजों को डराने और देश को जगाने के लिए वायलेंस, हिंसा जरूरी है। ये तीनों महिलाएं इसी रेवोल्यूशनरी ग्रुप से थीं। 1. छोटी उम्र की साहसी लड़कियां, शांति घोष और सुनीति चौधरी। आपके टेक्स्ट में सबसे पहले जिन दो लड़कियों का जिक्र है, वे हैं शांति घोष और सुनीति चौधरी। हु वर दे? वे कौन थीं? ये दोनों बंगाली स्कूल गर्ल्स, बंगाली स्कूल की लड़कियां थीं, मतलब ये स्कूल में पढ़ती थीं। इनकी उम्र बहुत कम थी, सिर्फ 15 और 16 साल। द एक्शन, उनका काम, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी को फायर, गोली मारकर कर मर्डर, हत्या कर दी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, DM, वो सबसे बड़ा ब्रिटिश अफसर होता था जो पूरे जिले को चलाता था। When it happened, ये कब हुआ? ये दिसंबर 1931 में हुआ। एग्जाम्पल, उदाहरण, उन्होंने बड़े ही चालाकी से DM के ऑफिस में जाकर उनसे एक स्विमिंग क्लब का परमिट मांगने का बहाना किया, और जैसे ही DM ने हाँ कहा, उन्होंने अपनी पिस्तौल निकालकर उन्हें गोली मार दी। ये दिखाना था कि कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर सुरक्षित नहीं है। इस काम के लिए उन्हें सजा मिली, लेकिन वे लाखों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन, प्रेरणा बन गईं। 2. कॉन्वोकेशन में क्रांति, बीना दास वो मुख्य पात्र हैं जिनके बारे में आपका सवाल है। उन्होंने एक बहुत ही सार्वजनिक, पब्लिक जगह चुनी। हु वाज शी? वे कौन थीं?
बीना दास एक स्टूडेंट छात्रा थीं जो कोलकाता के बेथ्यून कॉलेज में पढ़ती थीं और रेवोल्यूशनरी ग्रुप से जुड़ी थीं। दी एक्शन, उनका काम, उन्होंने इंग्लिश गवर्नर, अंग्रेज गवर्नर पर फायर, गोली चलाई। गवर्नर किसी भी प्रांत, प्रोविंस का सबसे बड़ा ब्रिटिश ऑफिशियल, ब्रिटिश अधिकारी होता था। वह उस यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय का चांसलर, कुलाधिपति मुख्य भी था। द टाइमिंग एंड लोकेशन, समय और जगह, उन्होंने ये काम फरवरी 1932 में कॉन्वोकेशन दीक्षांत समारोह में किया। कॉन्वोकेशन वो बड़ा फॉर्मल इवेंट, औपचारिक कार्यक्रम होता है जहां छात्रों को उनकी डिग्री मिलती है। जब वो स्टेज पर अपनी बीए डिग्री लेने जा रही थीं तो उन्होंने गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर 5 गोलियां चला दी। वाई अ कॉन्वोकेशन? दीक्षांत समारोह क्यों? बीना दास ने ये जगह इसलिए चुनी ताकि उनका काम वर्ल्ड मीडिया, दुनिया के मीडिया में आए और पूरी दुनिया को पता चले कि भारतीय आज़ादी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। गवर्नर घायल हो गया लेकिन मरा नहीं। द रिजल्ट, नतीजा, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और 9 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 9 साल की कठोर कारावास की सजा मिली। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि वो अपनी जान देकर भी ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थीं। उनका यह काम एजुकेटेड वुमेन, शिक्षित महिलाओं की बहादुरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण बन गया। 3. एक और क्रांतिकारी, कल्पना दत्ता। हु वॉज शी? वे कौन थीं? वो भी एक प्रसिद्ध रेवोल्यूशनरी थीं जिन्होंने सूर्या सेन के साथ काम किया था। हर रोल, उनकी भूमिका, उनका मुख्य काम प्लानिंग, योजना बनाना और एक्सप्लोजिव्स, विस्फोटक और अन्य मटेरियल सामग्री को जुटाना था। वो प्रसिद्ध चिटागोंग आर्मरी रेड, चटगांव शस्त्रागार हमला में शामिल थीं। वो सीधे गोली मारने के बजाय हमले की पूरी लॉजिस्टिक्स व्यवस्था देखती थीं। सारांश और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अवधारणा स्पष्टता। तो आपके प्रश्न का सही आंसर, जवाब है सी, बीना दास। इन सभी घटनाओं का सिग्निफिकेंस, महत्व ये है कि इन्होंने पूरे देश को जगाया। इन महिलाओं ने साबित कर दिया कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाएं भी अपनी जान हथेली पर रखकर सबसे बड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स को चुनौती दे सकती हैं। यह साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका था और भारतीय फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बड़ी बूस्ट ताकत थी। ये सब दिखाता है कि 1930 के दशक में बंगाल में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, क्रांतिकारी गतिविधि कितनी ज्यादा थी। ये रहे भगत सिंह के विचारों की विस्तृत व्याख्या, जिसे सरल हिंदी भाषा में समझाया गया है, जैसे आप एक छोटे बच्चे हों और मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला आपका सबसे अच्छा शिक्षक हूं। प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर। जो सवाल आपने पूछा था वो ये है, क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट, आलोचना और स्वतंत्र सोच को एक रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी की 2 सबसे जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं किसने कहा? इसका सही जवाब है ए, भगत सिंह। भगत सिंह केवल एक बहादुर सेनानी नहीं थे, बल्कि वो एक महान इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी भी थे। उनका मानना था कि अगर आपको देश बदलना है तो सबसे पहले आपको लोगों का माइंडसेट, मानसिकता बदलना होगा। यह कोट, कथन उनके इसी विचार का सबसे अच्छा उदाहरण है। भगत सिंह के विचारों की गहराई, डेप्थ ऑफ भगत सिंह थॉट्स। आपके दिए गए मूल पाठ, ओरिजिनल टेक्स्ट को हम 2 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। पहला विचार, सोच वैज्ञानिक और तार्किक थी, साइंटिफिक एंड लॉजिकल थिंकिंग। जो पाठ आपने दिया है उसमें लिखा है, Bhagat Singh's words were not rigid or ideologically regimented and are very logical and scientific in its true sense. इसे सरल भाषा में समझते हैं। 1. Not rigid और ideologically regimented, कठोर या किसी एक विचारधारा में बंधे हुए नहीं। इसका मतलब है कि उनकी सोच फिक्स्ड, पक्की नहीं थी। वो किसी एक ही नियम या पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन, राजनीतिक सिद्धांत को आंख बंद करके नहीं मानते थे। वो हमेशा ओपन माइंडेड, खुले विचारों वाले थे। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर उनके किसी साथी ने कोई योजना बनाई तो वो उसे तुरंत सही नहीं मानते थे। वो पहले उसकी एनालिसिस, जांच करते थे। 2. लॉजिकल एंड साइंटिफिक, तार्किक और वैज्ञानिक। वो हर बात को रीजन, तर्क और एविडेंस, सबूत की कसौटी पर परखते थे। वो भावनाओं या पुरानी कहानियों पर नहीं चलते थे। सरल उदाहरण, सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए सदियों से चली आ रही एक पुरानी सोशल ट्रेडिशन, सामाजिक परंपरा कहती है कि समाज में कुछ लोग दूसरों से ऊंचे हैं। भगत सिंह की साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूछेगी, इस बात का प्रूफ, सबूत क्या है? क्या ये लॉजिक, तर्क पर खरी उतरती है? जब कोई सबूत नहीं मिलता तो वो उस ट्रेडिशन, परंपरा को गलत मानकर रिजेक्ट, खारिज कर देते थे। दूसरा विचार, आलोचना और स्वतंत्र सोच पर जोर, एम्फेसिस ऑन क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट।
आपके पाठ का अगला हिस्सा है He reiterated his insistence on adopting a scientific and critical attitude towards all things. और मुख्य कथन है Criticism and independent thinking are the two indispensable qualities of a revolutionary. इसे समझते हैं। 1. Reiterated his insistence, बार बार जोर देना। इसका मतलब है कि भगत सिंह इस बात पर लगातार स्ट्रेस बल देते थे। वो चाहते थे कि हर भारतीय इस तरह से सोचना शुरू कर दे। 2. साइंटिफिक एंड क्रिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों के प्रति वैज्ञानिक और आलोचनात्मक रवैया। क्रिटिकल एटीट्यूड, आलोचनात्मक रवैया, इसका मतलब है कि आपको एवरीथिंग, हर चीज़ पर सवाल उठाना है, चाहे वो धर्म हो, समाज के नियम हो या आपके नेता हों। आलोचना का मतलब केवल बुराई करना नहीं है, इसका मतलब है सही और गलत को आइडेंटिफाई, पहचानना करना। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर अंग्रेज कहते हैं कि वे भारत में जस्टिस, न्याय के लिए हैं, तो क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच तुरंत सवाल करेगी, अगर न्याय के लिए हैं तो हमारे रिसोर्सेज, संसाधन क्यों ले जा रहे हैं? क्या हमारे साथ हो रहा बर्ताव फेयर, निष्पक्ष है? 3. इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज, अत्यावश्यक गुण, ये वो गुण हैं जिनके बिना एक रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी अधूरा है। क्रिटिसिज्म, आलोचना, यह दिमाग की वो शक्ति है जो ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास को खत्म करती है। यह पुरानी, बेकार हो चुकी सोच की वॉल, दीवार को तोड़ती है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र सोच, यह दिमाग की वह शक्ति है जो टूटी हुई दीवार की जगह एक न्यू एंड बेटर फ्यूचर, नया और बेहतर भविष्य बनाने के लिए अपनी योजनाएं बनाती है। यह किसी की कॉपी, नकल नहीं होती, बल्कि खुद के लॉजिक, तर्क से पैदा होती है। भगत सिंह के लिए रेवोल्यूशन, क्रांति का मतलब केवल पावर ट्रांसफर, सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, ये मेंटल इमेंसिपेशन, मानसिक मुक्ति थी। जब तक आप खुद से नहीं सोचते, तब तक आप किसी न किसी तरह से गुलाम ही रहेंगे, चाहे आपका शासक भारतीय हो या विदेशी। इसलिए सबसे पहले हमें मेंटल स्लेवरी, मानसिक गुलामी से आज़ाद होना जरूरी है। यह फिलॉसफी, दर्शन आज भी पूरी तरह से रेलेवेंट, प्रासंगिक है। जरूर, मैं आपकी पूरी पिछली व्याख्या को सबसे सरल हिंदी भाषा में अनुवाद करूंगा, जिसमें सभी टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्द केवल इंग्लिश में रहेंगे। मैं इसे एक छोटे बच्चे को समझाने के तरीके से करूंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्लियर, स्पष्ट हो जाएं। यहां आपके लिए पूरी जानकारी पैराग्राफ्स, अनुच्छेद के रूप में दी गई है। लाठी क्लब और बाल गंगाधर तिलक की कहानी, लाठी क्लब एंड बाल गंगाधर तिलक स्टोरी। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश भारत एक समय ब्रिटिश, अंग्रेजों के कब्जे में था और कई महान लोगों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। बाल गंगाधर तिलक उन्हीं महान नेताओं में से एक थे। आपने जो प्रश्न पूछा था वो इन्हीं के बारे में है। प्रश्न और उत्तर का सरल मतलब, सिंपल मीनिंग ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। आपका सवाल था कि लाठी क्लब की फाउंडिंग, स्थापना किसने की, और जवाब है सी, बाल गंगाधर तिलक। लाठी का मतलब होता है एक लंबी और मजबूत लाठी या डंडा। लाठी क्लब एक ऐसी जगह थी जहां युवा लड़कों को लाठी चलाना सिखाया जाता था। अब आप सोचेंगे कि लाठी क्यों? क्या यह सिर्फ खेलने के लिए था? नहीं, इसका एक बहुत बड़ा और सीक्रेट, गुप्त कारण था। लाठी क्लब का असली मकसद, द रियल पर्पस ऑफ लाठी क्लब। जरा सोचिए, अगर आप ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपको स्ट्रांग, ताकतवर और डिसिप्लिन्ड, अनुशासित होना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार किसी को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण नहीं देती थी। यहीं पर बाल गंगाधर तिलक की जीनियस प्रतिभा काम आई। उन्होंने लाठी क्लब और हिंदू अखाड़ा जैसी संस्थाएं शुरू कीं। ब्रिटिश को यह लगता था कि ये तो बस फिजिकल फिटनेस, शारीरिक कसरत और खेलकूद की जगह है, लेकिन एक्चुअली, वास्तव में ये आज़ादी के लिए लड़ने वाले रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों को तैयार करने की एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड, गुप्त प्रशिक्षण भूमि थी। उदाहरण, एग्जाम्पल, जैसे आप स्कूल में खेलकूद करते हैं, लेकिन ये क्लब बाहर से खेल का मैदान लगता था और अंदर अंदर यहां देश के लिए लड़ने की तैयारी होती थी। तिलक जी की महान फेस्टिवल्स वाली स्ट्रैटेजी, तिलक्स ग्रेट फेस्टिवल स्ट्रैटेजी। तिलक जी ने केवल क्लब ही नहीं बनाए, उन्होंने लोगों को एक साथ लाने के लिए फेस्टिवल्स, उत्सव का भी सहारा लिया। ब्रिटिश सरकार ने बड़े बड़े पॉलिटिकल रैलीज, राजनीतिक सभाओं पर पाबंदी लगा रखी थी, यानी आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके भाषण नहीं दे सकते थे। तिलक जी ने इस नियम को बड़े स्मार्ट, चतुर तरीके से तोड़ा। 1. गणपति महोत्सव। गणपति महोत्सव पहले ये लोगों के घरों में होने वाला एक छोटा सा धार्मिक पूजा थी। तिलक जी ने क्या किया, उन्होंने इसे 1893 में ग्रैंड पब्लिक फेस्टिवल, भव्य सार्वजनिक उत्सव बना दिया। मकसद, अब हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते थे। ब्रिटिश कहते, अरे ये तो बस पूजा कर रहे हैं,
लेकिन तिलक जी इस दौरान देशभक्ति के स्पीचेस, भाषण देते और आज़ादी का मैसेज संदेश फैलाते थे। ये एक पॉलिटिकल रैली थी जो रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक उत्सव के रूप में छिपी हुई थी। 2. शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव क्या है? ये महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के जन्मदिन को मनाने का उत्सव था, जिन्होंने विदेशी शासकों से लड़ाई लड़ी थी। मकसद 1895 में इसे शुरू करके तिलक जी लोगों को याद दिलाते थे कि उनके पूर्वज भी फॉरेन रूलर्स, विदेशी शासकों से लड़ते थे। इससे लोगों में करेज, साहस और देश के लिए लड़ने की इंस्पिरेशन, प्रेरणा जागती थी। उदाहरण, एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको कोई मुश्किल काम करना हो तो आप अपने किसी पसंदीदा सुपर हीरो, महानायक को याद करके उससे हिम्मत लेते हैं। वैसे ही शिवाजी उनके लिए हीरो थे, जिन्हें याद करके वे ब्रिटिश से लड़ने की हिम्मत पाते थे। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? हु वॉज बाल गंगाधर तिलक? स्लोगन, नारा। वो अपने इस फेमस प्रसिद्ध नारे के लिए जाने जाते हैं, स्वराज, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। निकनेम, उपनाम। उन्हें प्यार से लोकमान्य कहा जाता था, जिसका मतलब है लोगों द्वारा आदरणीय या जनता के प्रिय नेता। लाल बाल पाल ट्रियो। वो आज़ादी की लड़ाई के 3 सबसे जोरदार नेताओं के समूह लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का हिस्सा थे। इन्हें एक्सट्रीमिस्ट या असर्टिव, उग्र अड़ियल नेता कहा जाता था, क्योंकि वे सिर्फ कागज पर चिट्ठी लिखकर आज़ादी नहीं मांगते थे, बल्कि जोरदार एक्शंस, कार्रवाई और प्रोटेस्ट विरोध करने में विश्वास रखते थे। इन सभी बातों से ये क्रिस्टल क्लियर, पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि बाल गंगाधर तिलक कितने दूरदर्शी और चतुर नेता थे। उन्होंने अपनी कल्चर, संस्कृति और ट्रेडिशन, परंपरा को ही आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बना लिया।